अब देखना क्वेश्चन नंबर 7 देखना। ये क्वेश्चन मैंने क्या इंस्टीट्यूट के 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके बनाया है, ओके, और इन दिनों में आया हुआ है, ओके। तो सी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, पहले तो डबल टैक्सेशन के हर क्वेश्चन में एंड में पूछते क्या है लोग, कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड दी टैक्स लायबिलिटी। और ये लोग नेट क्यों लिखते हैं, नेट मतलब वो रिलीफ लेने के बाद नेट अमाउंट कितना पेएबल आ रहा है, ओके। तो सी सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है, मिस रितिका एज 30 ईयर्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, स्टार्टेड बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग मोबाइल स्किन्स एंड कवर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब उसका मोबाइल स्किन्स का धंधा है, इंडिया में भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। फिर क्या लिखा है, शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स कंट्री जेड, कंट्री जेड मतलब कोई फॉरेन कंट्री है, टू सर्व ओवरसीज क्लाइंट्स। फिर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड। सी डीटी डबल टैक्सेशन के क्वेश्चन में क्या है, स्टैंडर्ड फिक्स चीज है, एक तो पूछेंगे इनकम कैलकुलेट करो, टैक्स कैलकुलेट करो, और डेटा क्या दिया होगा, कुछ इंडियन इनकम दिया होगा, कुछ फॉरेन इनकम दिया होगा, एंड फॉरेन में क्या रूल्स चल रहे हैं उसके बारे में कुछ जिक्र करते हैं। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। आज अगर मैं भी पेपर सेटर बन के क्वेश्चन बनाने की इच्छा रखूँ ना, तो मेरे माइंड में क्या चलेगा कि थोड़ी इंडिया की इनकम ले लूँ, थोड़ी फॉरेन की इनकम ले लूँ, एंड फिर बाद में फॉरेन इनकम में फॉरेन गवर्नमेंट का क्या लॉ है वो सब डालूंगा। मतलब ये पैटर्न ही क्वेश्चन बनाने का, ओके। उसी इधर पहले क्या दिया, रिसीट्स फ्रॉम सेलिंग ऑफ फोन स्किन्स एंड कवर्स। इंडिया में इतना रिसीट्स हुआ है, कंट्री जेड में इतना रिसीट्स हुआ है। टेल मी कौन से हेड में आएगा। अरे हेड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपने आंसर में आएगा क्या, अपने आंसर में 5 हेड्स ऑफ इनकम और टैक्स कैलकुलेशन का स्टेटमेंट आएगा। तो 5 हेड्स में इसको किधर टिकाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि ये तो उसका बिजनेस है ना, टू प्रिंट मोबाइल स्किन्स एंड कवर्स एंड सेल इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन अर्निंग अबाव इनकम। ये तो रिसीट्स मतलब ग्रॉस अमाउंट था, लेकिन ये कमाने के लिए उसने कुछ खर्चे भी किए, तो खर्चे का क्या करेंगे, डिडक्शन मिलेगा। तो ये दोनों को नेट करने के बाद अपना पीजीबीपी आ जाएगा, ओके। फिर बाद में क्या लिखा, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कंट्री जेड। रेंट इनकम मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये आईएफएचपी में आएगा। फिर एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग सच रेंटल इनकम, एक्सपेंस का क्या करना है। अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि कंट्री जेड में क्या लॉ है, वो भाड़ में गया, अपने को देखना है इंडिया में क्या करते हैं, क्योंकि अपना जो मेन आंसर बन रहा है वो इंडियन लॉ के हिसाब से बन रहा है। तो इंडिया में रूल क्या है, रेंटल इनकम के सामने कोई भी खर्चा दिया तो इग्नोर, बिकॉज देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा, ओके। उसी मैंने क्या लिखा, डिडक्शन क्रॉस, क्रॉस मतलब मत लेना इसको, ओके। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ना, कंट्री जेड प्रोवाइड्स 2 ऑप्शंस टू द एसएससी as far as taxation of business income is concerned. ऑप्शन 1 20% टैक्स भरो विदाउट डिडक्शन, या फिर 37 टैक्स भरो आफ्टर डिडक्शन। ये कंट्री जेड में ऐसा कल्चर होगा। और सी कभी भी इन लोग है ना फॉरेन में क्या लॉ चल रहा है वो बताएंगे ना, तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, उस पर अभी ध्यान देना ही नहीं है। फॉरेन लॉ पे कब ध्यान देना मालूम है, ये देखो, जब मुझे एवरेज फॉरेन रेट निकालनी होगी तब, या फिर डट्टा है वैसा सम हुआ तो एक्चुअल फॉरेन टैक्स निकालना है, तो ही काम आएगा फॉरेन में लॉ क्या है। बाकी फॉरेन में क्या लॉ है उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे अगर डट्टा वाला सम हुआ तो, और नो डट्टा वाले में एवरेज फॉरेन रेट पे आएंगे तब हम लोग ध्यान देंगे। अभी खाली एक बार इसको पढ़ के रख लो कि हाँ बिजनेस इनकम को टैक्स मारने के लिए 2 ऑप्शन है उन लोग के पास, और ये भी बिजनेस इनकम के लिए बोला, बिजनेस इनकम नॉट फॉर अदर इनकम। और व्हाट आर द 2 ऑप्शन, 20% आफ्टर डिडक्टिंग, सॉरी विदाउट डिडक्टिंग एक्सपेंस, एंड 37% इज आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस। फिर कंट्री जेड टैक्सेस रेंटल इनकम एट अ फ्लैट रेट ऑफ 27% आफ्टर गिविंग अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 20% फॉर रेगुलर एक्सपेंस। मीन्स ये उन लोग का रेंटल इनकम के लिए पॉलिसी है। ऊपर वाले पॉइंट में बिजनेस इनकम को लेके दिया था, और क्वेश्चन में 2 ही तो इनकम है, एक बिजनेस इनकम है और एक रेंटल इनकम है। तो रेंटल इनकम के लिए वो कंट्री का पॉलिसी क्या है कि 20% का इन लोग डिडक्शन देते हैं, फिर बैलेंस पे 27% टैक्स लगता है।
जैसे अपने इंडिया में 30% डिडक्शन का कल्चर है ना, तो वहाँ शायद 20% डिडक्शन का कल्चर होगा। लेकिन जो भी है फॉरेन का लॉ है ना, फॉरेन के लॉ पे अभी ध्यान नहीं देना है। अपना मेन आंसर विल बी एज पर इंडियन लॉ। फॉरेन लॉ पे कब ध्यान देना है? जब फॉरेन टैक्स निकालना है, अभी फॉरेन रेट निकालना है तब। फिर नो अदर एक्सपेंसेस अलाउड टू बी डिडक्टेड। फिर इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 मिस रितिका एक्सपांडेड हर मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस बाय ओपनिंग अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे। मीन्स उसका जो मोबाइल का ये एक्सेसरीज का धंधा है उसने एक्सपांड करने का सोचा और उसके लिए एक नया यूनिट खोला है पुणे में। मतलब इंडिया के अंदर ही एक्सपांशन हो रहा है। एंड फिर क्या लिखा है? शी हायर्ड फॉलोइंग न्यू एम्प्लॉयज फॉर द यूनिट इन पुणे। और कभी भी अपने कोई बिजनेस के लिए न्यू एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना, तो अपने को ATJJAA की याद आनी चाहिए। ATJJAA वेन एवर यू रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज इन योर बिजनेस। बट पता है ATJJAA में ना कंडीशन है असली टैक्स ऑडिट वाला होना चाहिए। टैक्स ऑडिट वाला है तो ही। और इन लोग ने देखो इसका टर्नओवर देखो एकदम भारी दिया हुआ है। इसकी इंडिया में सेल कितनी हो रही है? 12 करोड़ समथिंग। और फॉरेन का मिला लेंगे तो और भी बढ़ जाएगा। और किसी का 12 करोड़ समथिंग मतलब पक्का टैक्स ऑडिट आ रहा है। पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ATJJAA टैक्स ऑडिट एसएससी को ही मिलता है। और इन लोग ने क्या है वो कंफ्यूजन रखा ही नहीं है, क्योंकि सी टैक्स ऑडिट में दो कंफ्यूजन है कि 1 करोड़ के हिसाब से टैक्स ऑडिट लगेगा कि 10 करोड़ के हिसाब से। इन लोगों ने सीधा 10 करोड़ के ऊपर ही दे दिया है। इन लोग कहना चाह रहे वो सोच ही मत, पक्का टैक्स ऑडिट आ रहा है। तू तेरी बुद्धि लड़ा ATJJAA की, लेकिन ATJJAA की बुद्धि मतलब अपने को कंडीशन पता होने चाहिए। पता है कंडीशन क्या है? न्यू एम्प्लॉय का सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 25,000 पर मंथ, ये कंडीशन है। और यहाँ देखोगे ना सबकी सैलरी 25,000 के नीचे नीचे ही है। ओके फिर और भी कंडीशन थी, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। दे शुड पार्टिसिपेट इन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करने वाले होने चाहिए। उनको फुल टाइम नौकरी मिलनी चाहिए। वो भी इन लोग ने सब में दिया था, ऑल एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिर एक और कंडीशन थी, करंट ईयर में एटलीस्ट 240 डेज और मोर दे शुड बी एम्प्लॉयड। ऐसे तो साल 365 डेज का होता है, लेकिन साल के एंड में एम्प्लॉय करोगे और खाली 30-40 दिन के लिए एम्प्लॉयड रखा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर डिडक्शन अपने को नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ये डिडक्शन क्या 3 साल लगातार मिलता है ना। तो अगर तेरे को करंट ईयर से डिडक्शन चालू करवाना है तो करंट ईयर में 240 डेज और मोर एम्प्लॉयड होने चाहिए। और उसमें भी लेदर का धंधा है, फुटवेयर का धंधा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर एंड फुटवेयर, तो 150 डेज की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे लेदर और फुटवेयर का धंधा नहीं, मोबाइल एक्सेसरीज का धंधा है, तो 240 डेज देखना है। और 240 डेज और मोर करंट ईयर में एम्प्लॉयड है तो करंट ईयर से डिडक्शन चालू, वरना नेक्स्ट ईयर से बात होगी। और इधर चेक कर लो, 18 एम्प्लॉय को तो 1 मई को रखा था। मतलब 1 मई मतलब ऑलमोस्ट 11 महीना है। अंदाज से गिन लो ना, 11 महीना मतलब तकरीबन 330 दिन, 240 डेज पक्का हो गया। और 1 जून मतलब तकरीबन 10 महीना, इट्स राउंड अबाउट 300 दिन, मतलब 240 डेज तो हो गया। इधर गड़बड़ है, 1 नवंबर को अपॉइंट किया है, तो 1 नवंबर से गिनोगे तो नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31, जैन के 31, फेब के 28, मार्च के 31, कितने दिन हुए बताओ जल्दी फास्ट? 151 डेज, मतलब 240 डेज नहीं हुआ ना। तो इन एम्प्लॉयज का डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा। 3 साल लगातार मिलता है, लेकिन 3 साल का मीटर नेक्स्ट ईयर से चालू होगा, करंट ईयर में नॉट अलाउड। तो इन शॉर्ट फाइनली ये 18 एम्प्लॉय, ये 22 एम्प्लॉय का डिडक्शन मिलेगा। और ATJJAA में डिडक्शन कितना मिलता है? 30% ऑफ द सैलरी ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज। तो ठीक है वो तो निकाल लेंगे, सिंपल है। खाली ये 15 एम्प्लॉय को छोड़ दो, ये 18 और 22 एम्प्लॉय की जो सैलरी उसका 30% डिडक्शन अंडर ATJJAA। फिर ये भी लिखा था सबको पैसा NEFT से दिया है, ये भी कंडीशन है। ATJJAA में डिडक्शन चाहिए तो पेमेंट शुड नॉट बी डन बाय कैश, इट शुड बी अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और ये इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन सिस्टम से ट्रांसफर किया है। ओके सच एक्सपेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर गिवन अबाउ। नए एम्प्लॉय की जो पगार है ना, वो पगार इन खर्चों में ऑलरेडी शामिल है। अच्छा है, नहीं तो फिर अगर बोला होता ये एक्सपेंसेस कुछ अदर एक्सपेंस है तो न्यू एम्प्लॉय की सैलरी को लेस करना पड़ता। और PGBP में तो
पूरा ही सैलरी लेस होगा, उधर 240 डेज का क्राइटेरिया नहीं देखना है। वो 80 JJAA में फिट होना है तो कंडीशनर के बहुत आजे हम, लेकिन पीजीबीबी में तो स्टाफ को जो भी सैलरी दिया सब कट हो जाएगा, लेकिन वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो अपने को अलग से उसका डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर बाद में लिखा है इंडिया डज नॉट हैव एनी डट्टा विद कंट्री जेड। नो डट्टा वाला क्वेश्चन मतलब अपना आंसर ऐसे सॉल्व होगा, पूरी कंप्यूटेशन करके रिलीफ अंडर सेक्शन 91 आएगा और फॉर्मूला कुछ ऐसा, डबली टैक्स इनकम इनटू दोनों रेट्स के बीच विचर इज लोअर। ओके, फिर लिखा था रितिका इज पेइंग टैक्स एज पर डिफॉल्ट रिजीम, मतलब न्यू रिजीम से टैक्स भर रही है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। मेरे को बता अपने आंसर में क्या क्या बनाना है। एक 5 एड्स का स्टेटमेंट बनेगा, फिर टैक्स कैलकुलेशन में सटक लटक विनिंग्स बैलेंस वो वाला स्टेटमेंट बनेगा, फिर वर्किंग नोट में रिलीफ का कैलकुलेशन होगा। ये जो चीज़ है ना अपने को रिलीफ वाली वर्किंग नोट में दिखाना पड़ता है ये चीज़। ओके, तो सी पहले मैं तुमको ना आंसर का हुलिया बता देता हूँ। ये देखो अपने आंसर में क्या क्या आएगा, पहले 5 हेड्स दिखना चाहिए। सी तुम लोग देखना, मैं जितने भी सम करो तुमको 100 सम भी बैठ के करा लो ना डबल टैक्सेशन के, हर सम का आंसर का फॉर्मेट फिक्स्ड है। फॉर्मेट पे ध्यान दो, सम तो कुछ भी आ सकता है, फॉर्मेट तो फिक्स्ड है। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम मैंने लाइन से लिख दिए चैप्टर 6 के साथ। एंड फिर दूसरी चीज क्या बनेगी, सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस टैक्स कैलकुलेशन, फिर वर्किंग नोट में अपने को ये सब रिलीफ विलीफ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो बस लाइन से चालू हो जाओ। और सी कभी भी है ना क्वेश्चन से मत जाओ, कितने लोग का तरीका क्या है, मैं ऊपर से सॉल्व करना चालू कर दे, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं। डोंट गो एज पर द सम, गो एज पर अवर सिस्टम। सम से जाओगे तो खो जाओगे, सम तो बना ही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इसे सम से नहीं आना चाहिए, सिस्टम से आना चाहिए। और अपने सिस्टम से जाओ, सबसे पहले क्या सोचने का, इनकम फ्रॉम सैलरी है नहीं है तो नील। ये देखो सी तुम लोग मेरे तरीके पे ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम में एक अलग ही क्वेश्चन दिखने वाला है। कभी कभी सेम आ जाता हो तो नसीब है, लेकिन कुछ अलग ही क्वेश्चन दिखा तो उस वक्त मेरा ये एक्सप्लेनेशन याद आना, सर कैसे बोलते थे 5 हेड्स लाइन से सेट करने, तो चलो वैसे चालू करते और धीरे धीरे करते जाओ, अपने आप मालूम पड़े तो ले मेरा आंसर ही राइट आ गया। कई बार क्या क्वेश्चन देख के लगता है यार ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन सिस्टम फॉलो करो अपने आप आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हेड क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या क्वेश्चन में, है कितना है चेक करो, 65,000 पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे और -30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अभी मैं इंडियन लॉ के हिसाब से चल रहा हूं, जबकि उनके देश में तो है ना 20% डिडक्शन का कल्चर है ना, लेकिन अपने को मेन आंसर जो बनाना होता है ना वो इंडियन लॉ से बनाना है। तो देखो इंडियन लॉ के हिसाब से आंसर क्या आया, 65,000 पर मंथ इंटू 12 महीना -30% करोगे तो कितना आ गया, 5,46,000। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना, उसका बिजनेस ही तो है मेन। बिजनेस में क्या है, कुछ इंडिया में कुछ कंट्री जेड में, लेकिन ये अमाउंट ग्रॉस है तो इसमें से खर्चा लेस करना पड़ेगा। तो लेस करने के बाद मैं दिखा रहा हूं, ये देखो इंडिया में इतना कलेक्शन हुआ उसका और उसके खर्चे इतने 10 करोड़ 20 लाख। ओके, फिर तो इसका इंडिया का प्रॉफिट्स हो गया। फिर कंट्री जेड फॉरेन में भी उसका इतना कलेक्शन हुआ है 15.5 लाख का और खर्चा दिया, ये मैंने क्वेश्चन से उठाया है। जो भी उसको रिसीट्स मिला माइनस एक्सपेंडिचर, तो उसका बिजनेस इनकम हो गया। फिर कैपिटल गेन्स क्वेश्चन में नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है नहीं है, तो बस लाइन से लिखते हो अपने आप आंसर विल फॉल इन प्लेस। ग्रॉस टुडे इनकम इतनी आ गई, फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से में कुछ है 80 JJAA है और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जितने भी एम्प्लॉय है देखो ये 18 एम्प्लॉय की पगार क्या है 23,300 ईच, मतलब एक एम्प्लॉय का है। पर मंथ लिखा नहीं, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि पर मंथ है, तो मैं 11 महीने से मल्टीप्लाई, क्यों 11 महीना, 1 मई को नौकरी पे लगा है ना, तो 1 मई से तो सैलरी तो 11 महीने की हुई। अब कितने लोग इधर आर्ग्यू करें सर इधर पर मंथ कहाँ लिखा है, सी सैलरी का स्वभाव पर मंथ ही होता है। ऐसा बोल रहे हैं ना 18 एम्प्लॉय को ये पगार पे रखा है, तो पर मंथ ना भी लिखा है तो अंडरस्टूड है कि पर मंथ ही है वो, और ईच मतलब वो एक एम्प्लॉय का है।
तो ये इंटू 11 महीना इंटू 18 एम्प्लॉय, फिर ये इंटू 10 महीना, ये 10 महीने का क्योंकि 1 जून से रखा था ना, और मल्टीप्लाई हुआ 22 एम्प्लॉय, फिर इसको मत गिनना बस। तो ये टोटल सैलरी आ जाएगी, उसका 30% डिडक्शन लेंगे। ये देखो मैंने करा के रखा इधर, ये देखो वो 23,300 की पगार वाले 18 एम्प्लॉय और 24,500 की पगार वाले 22 एम्प्लॉय, उनकी पगारों को जोड़ के 30% डिडक्शन लिया है, और नीचे नोट डाल दिया है कि जो 15 एम्प्लॉय हमने रखे थे ना वो लेस देन 240 डेज है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड इन डिडक्शन। ऐसा लिखना पड़ता है, कुछ भी क्वेश्चन में इग्नोर किया तो लिखो क्यों इग्नोर किया। तो अपना कुछ इतना आंसर आना चाहिए 80 JJ का। सी मैंने नोटिस किया पास्ट पेपर में ना डबल टैक्सेशन का सम जब बनाते हैं ना तो पेपर सेटर को पता है डबल टैक्सेशन में इतना सही तो एक फॉर्मूला है ये, अगर नो डटा हुआ तो, और डटा हुआ तो ये वाला फॉर्मूला है। तो बच्चों को टेस्ट कहाँ करेंगे, कंप्यूटेशन में इन लोग खिलवाते हैं, और कंप्यूटेशन में उन लोग को चैप्टर 6 से टेस्ट करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि जनरली डबल टैक्सेशन के सम में उन लोग इंडिविजुअल आदमी को रखते हैं, और इंडिविजुअल से संबंधित ATC, ATD, ATU वो सब क्या टेस्ट करने को मजा आता है उनको। न्यू रिजीम, तो बच्चे को है ना न्यू रिजीम को टेस्ट करना होता है चैप्टर 6 से, वो सब इन लोग इधर ही इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि सी ये फॉर्मूला तो छोटा सा ही है, इधर एट द मोस्ट इन लोग क्या ही कर लेंगे, थोड़ा फॉरेन में टेढ़ा मेढ़ा लॉ है कुछ बता देंगे, है ना। ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, ये और ये। बाकी इन लोग एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी क्या करते हैं, चैप्टर 6 से के पॉइंट्स डालते हैं और न्यू रिजीम का कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं। ओके, जैसे आज मैं पेपर सेटर हूँ, मुझे बच्चे का न्यू रिजीम टेस्ट करना है, जैसे May 26 वालों के लिए न्यू रिजीम टेस्ट करूंगा ही करूंगा। क्यों न्यू रिजीम में स्लैब रेट्स बदल गए, रिबेट का कल्चर बदल गया है। तो मैं अगर पेपर सेटर होता तो मैं क्या करता, एक न्यू रिजीम के अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाल के फिर चैप्टर 6 का थोड़ा बहुत घुसा के फिर डबल टैक्सेशन का सम बनाता। एंड ट्रस्ट में जब मैं ऐसा सोचता हूं हर इंसान वैसे सोचेगा, हम सब एक जैसे लोग ही है। तो हाँ, अपना आंसर इधर आ गया था, बस चैप्टर 6 का एक ही आइटम था, तो ये अपना नेट टैक्सेबल इनकम हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, सटाक लटाक लटाक विनिंग्स बैलेंस। तुमको पता है ये मैं इतना रिलीजियसली सिस्टम क्यों फॉलो करता हूँ, अलग अलग कॉलम्स बनाने का। कई बार मैंने देखा है पास्ट में एग्जाम में कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता ना, किसी को स्ट्राइक भी नहीं होता, और बच्चा क्या अपनी धुनकी में इसके ऊपर स्लैब रेट मार के आ जाता है, और उसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म घुसा हुआ स्ट्राइक भी नहीं होता है। इससे मैंने सिस्टम में बनाया, टैक्स कैलकुलेशन करना है तो सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। गरीबों के लिए रिबेट, अमीरों के लिए सरचार्ज, सबके लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो करना ही पड़ता है। तो सी इधर वो सटक लटक लटक विनिंग्स कुछ भी नहीं था, तो जो इनकम है सारी बैलेंस पे टिका दो, 2 करोड़ समथिंग। फिर इस पे टैक्स कैसे निकालना है, ओल्ड रिजीम के न्यू रिजीम, क्वेश्चन ने बोला था न्यू रिजीम से करना है, और न्यू रिजीम में स्लैब रेट क्या, सब 4-4 लाख के स्लैब है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 के ऊपर परसेंटेज 5-5% से बढ़ रहे हैं ना। लेकिन से एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इतने सारे स्लैब में ट्रैवल करने के बदले क्या है, ये पूरे का डायरेक्ट 30% निकाल लो, माइनस 4,20,000। 420 का नंबर याद हो, 420 ही तो सबको याद रहती है, तो सीधा 30% निकाल लो। पर ये शॉर्टकट कब लगेगा, जब एकदम हायर स्लैब में रहेंगे। हाँ, और न्यू रिजीम में हाईएस्ट स्लैब मतलब 24 लाख के भी ऊपर चला गया 30%, तो शॉर्टकट है, कितना टाइम बचता है इसमें, तो निकालो इसका सीधा 30% ले लो। जबकि हम लोग गलत कर रहे, पूरे पे थोड़ी 30% होता है, स्लैब वाइज होता है। लेकिन ठीक है गलत करो, लेकिन उस गलती को सुधारूंगा कैसे, बाद में 4,20,000 को माइनस कर दूंगा, 4,20,000 रट ही लो। ऐसा ही शॉर्टकट मैंने ओल्ड रिजीम के अंदर भी बताया है। ओके, ओल्ड रिजीम में अगर 30% स्लैब में गया तो डायरेक्ट 30% निकाल के माइनस 187,500, और न्यू रिजीम का शॉर्टकट किया, डायरेक्ट 30% निकाल के 1 लाख, सॉरी डायरेक्ट 30% निकाल के 4,20,000 लेस करता है। तो बताओ आंसर क्या आया, 58,03,728 आएगा। सीधा 30% निकाल के 4,20,000 माइनस कर दिया। ओके, शॉर्टकट था। फिर सरचार्ज, अरे सरचार्ज का तुम लोगों को नियम पता है कि नहीं यार, मुझे पता है तुम लोगों को क्या कुछ याद वाद रहता नहीं, इसे तुम लोगों के लिए सब तैयारी करके रखता है। ये देखो सरचार्ज का सिस्टम क्या है,
कि 50 लाख के ऊपर 10%, 1 करोड़ के ऊपर 15%, 2 करोड़ के ऊपर 25%। हम लोग 2 करोड़ के ऊपर इधर तो 25% है, तो इसका 25% निकालो। और टैक्स का हर परसेंटेज है ना प्रीसीडिंग अमाउंट पे लगाना होता है। तो कितना ये आ गया, फिर ये ऐड करके इतना आंसर आ गया। अब मार्जिनल रिलीफ कभी भी है ना, सुनो, कभी भी हम लोग सरचार्ज की बाउंड्री के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं ना, तो मार्जिन रिलीफ ट्राई मारना चाहिए। यही गेम खेलते हैं लोग। डबल टैक्सिंग के सम में ट्रस्ट माई एक्सपीरियंस। ये देखो, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, वापस बोलूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है। डबल टैक्सिंग के सम में ना, ये एक इतू से फॉर्मूला में इन लोग को अगर सम टेढ़ा मेढ़ा बनाना तो क्या करेंगे, इसको तो क्या ही कर लेंगे, जो है वो है। इन लोग इधर ही खेलते। टैक्स कैलकुलेशन के जो रूल्स है, मैंने टैक्स कैलकुलेशन वीडियो भी डाला हुआ है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन, रिबेट वगैरह, एग्रीकल्चर इनकम हुई तो टैक्स कैसे निकालते, इसका मेरा रैपिड रिवीजन के प्लेलिस्ट में वीडियो भी है। तो वो अपने को टैक्स कैलकुलेशन का नॉलेज भी इन लोग टेस्ट करते। और सडनली क्या आता है एग्जाम में, स्ट्राइक नहीं होता ना। अभी तो चलो मैं सीधा सस्पेंस ही खोल दिया कि इधर मार्जिन रिलीफ करना है, लेकिन एग्जाम में बुद्धि नहीं चलती है। लेकिन अभी याद रखना, अभी कसमें खा लो कि कभी भी हम लोग का आंसर सरचार्ज की बाउंड्री के करीब है तो मार्जिन रिलीफ ट्राई करना चाहिए। और इधर देखो, अपना इस क्वेश्चन में आंसर 2 करोड़ के करीब है, और 2 करोड़ के करीब करीब आंसर है, मतलब मार्जिन रिलीफ आएगा। मार्जिन रिलीफ का मतलब ही कि हम लोग मार्जिन पे, बाउंड्री पे। और देखो अपना 2 करोड़ के आजू बाजू में है कि नहीं आंसर, ये रहा। और पता है मार्जिन रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिखाया हुआ है। जो लोग भी डायरेक्ट मुझसे यूट्यूब में पढ़ रहे हैं ना, उन लोग मेरी रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट में देखना, टैक्स कैलकुलेशन मैंने मार्जिन रिलीफ भी सिखाया है। ये दो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा टैक्स मतलब क्या करना है, मैं पहले 2 करोड़ को बेस लेके टैक्स निकाल लेते। क्यों 2 करोड़ ही पकड़ा, क्योंकि अपना आंसर 2 करोड़ के बाजू में है ना, तो हम जिसके बाजू में उसी को बेस लेंगे। तो पहले 2 करोड़ के ऊपर जो टैक्स बनता है निकाल लो, फिर एक्चुअली जो टैक्स बनता है वो निकालो। फिर फॉर्मूला क्या था, 2 करोड़ के मुकाबले जो अपना एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है, वो 2 करोड़ पे जो बनता है वो उसके मुकाबले एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, और माइनस एक्स्ट्रा इनकम कंपेयर टू 2 करोड़। तो सी इधर मैं एक बेस लूंगा 2 करोड़ का, और इधर मैं एक्चुअल इनकम लिखूंगा। तो अपना बेस 2 करोड़ पकड़ा। देखो मैं गौर किया जाए, क्योंकि हम लोग 2 करोड़ के आजू बाजू में, इस पे टैक्स निकालो। देखो मेरा शॉर्टकट काम आएगा ना अभी, नहीं तो शॉर्टकट नहीं पता तो बच्चा उधर ही पेपर टाइम खत्म हो गया उसका, 3 घंटा खत्म। तो 2 करोड़ पे शॉर्टकट से निकालो, सीधा इसका 30% ले लिया, मुंह पे ही आ जाएगा। 2 करोड़ का 30% 60 लाख, माइनस 4 लाख 20 शेयर कर दो। बट इसके ऊपर सरचार्ज भी लेना पड़ेगा। कौन सा सरचार्ज मानो, ये देखो 2 करोड़ तक 15% की चलती है, तो 15% सरचार्ज लेना पड़ेगा। ओके, जब मैं ये वाले कॉलम में आऊंगा, जब एक्चुअल टैक्स निकालूंगा, एक्चुअल में 25% है। तो ये देखो, ये मैंने क्या किया, स्लैब रेट लगाने के बाद 15% सरचार्ज पकड़ा है, जो अप टिल 2 करोड़ 15% है। फिर इधर मैं क्या लिखूंगा, जो मेरी एक्चुअल वाली इनकम है। एक्चुअल वाली इनकम कितनी है अपनी, 2 करोड़ 7 लाख समथिंग है। तो इस पे कैलकुलेटर पे फटफट निकालो, सीधा 30% निकाल के माइनस 4 लाख 20 हजार, फिर उस पर 25% सरचार्ज। खैर ये तो निकाला हुआ ही हम लोग ने, ये निकाला हुआ ही इधर, तो मेहनत करके मतलब नहीं, ये था ना 72 लाख समथिंग, ये एक्चुअल इनकम का ही तो टैक्स है ना, तो वो इधर लिख दिया। फिर ये देखो अपना इनकम कितने से बढ़ा है, 2 करोड़ के मुकाबले 7 लाख समथिंग, और टैक्स कितना बढ़ा है 8 लाख समथिंग। इतनी सी इनकम बढ़ी है 7 लाख जितने, और टैक्स 8 लाख जितना बढ़ गया, उसी के लिए तो रिलीफ मिलता है। और फॉर्मूला क्या, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स्ट्रा टैक्स अपना 837 समथिंग था, माइनस एक्स्ट्रा इनकम ये रही, तो ये अपना मार्जिनल रिलीफ आ गया 91,900। सी कैलकुलेट तो कर पाओगे, लेकिन स्ट्राइक होना चाहिए। तो कभी भी स्लैब रेट वाली दुनिया में, बात स्लैब रेट की नहीं है, कभी भी कोई एसएससी का इनकम सरचार्ज की बाउंड्री के करीब करीब होता है, तो एक बार ट्राई तो मार ही लेना चाहिए।
सी ट्राई मारने में गलत किया, अगर रिलीफ नहीं आना होता ना तो नेगेटिव आता आंसर ये। जैसे ये वाली वर्किंग में नेगेटिव आ गया ना, मतलब अपनी ट्राई की हुई वेस्ट गई, रिलीफ विलीफ एप्लीकेबल नहीं है। फिर ये देखो मैंने छुपा के भी रखा था मार्जिन रिलीफ, देखो ये, तो इसका आंसर क्या है 91,900। फिर एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो ठीक है, तो ये विद सेस अपना आंसर आ गया। अब रिलीफ अंडर सेक्शन 91 क्यों लिखा है, क्योंकि अपना उस कंट्री से डटा नहीं है। अब 91 का फॉर्मूला चालू कर दो, तुम देख लो कहीं पर भी मैं सम से नहीं आ रहा हूं, मैं अपने सिस्टम से जा रहा हूं। तो 91 का फॉर्मूला क्या है, डबली टैक्स्ड इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट, एवरेज फॉरेन रेट विचर इज लेस। और डबली टैक्स्ड इनकम के लिए तुम लोग को याद होगा, बार बार मैंने क्या बोला, अपनी आंखें क्वेश्चन को नहीं तलाशेगी, आंसर में तलाशेगी। डबली टैक्स्ड इनकम अगर ढूंढना है ना, इसमें अगर बच्चा क्वेश्चन में खोजेगा ना, गलती पक्का करेगा। डबली टैक्स्ड इनकम किधर खोजने का, आंसर के अंदर। ये देखो मेरा आंसर दिखाऊं किधर है आंसर, ये रहा। अब इधर भी आंसर तो इतना बड़ा है, इसमें नजरें किस पे होनी चाहिए, फॉरेन से आई हुई इनकम पे, क्योंकि फॉरेन से जो है वो डबली टैक्स आ गया है। तो फॉरेन वाली चीज को देखो मैं हाईलाइट करता हूं, ये देखो फॉरेन से क्या क्या है, ये देखो कंट्री जेड। अरे जिधर भी फॉरेन लिखा है ना मैं उसको कुछ कर रहा हूं, देख देख जल्दी, बस दो ही इनकम है। फॉरेन से आई हुई इनकम को ही तो डबली टैक्स बोलते हैं, और डबली टैक्स का कैलकुलेशन इंडियन लॉ के हिसाब से होना चाहिए। तो ये देखो हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंडियन लॉ के हिसाब से कितना है, 5,46,000। माना कि उस फॉरेन कंट्री में हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स देने के नियम अलग है, लेकिन उस पर ध्यान मत दो। जब भी हम लोग डबली टैक्स्ड इनकम निकालते इट इज ऑलवेज एज पर इंडियन लॉ, क्योंकि इंडिया वालों को हम लोग बात कर रहे कि आपने हमको डबली टैक्सा, तो आपने कैसा टैक्सा वो इंडियन लॉ के हिसाब से देखेंगे ना। तो सी कैलकुलेटर पे रेडी रखना, ये अपना डबली टैक्स इनकम ये आ जाएगा, और बिजनेस इनकम को भी डबली टैक्स आ गया है। फिर चेक करना चाहिए इनसे संबंधित कोई चैप्टर 6 से वगैरह तो नहीं मिला है। अरे अपने को बिजनेस इनकम से संबंधित कुछ चैप्टर 6 से मिला है, लेकिन वो फॉरेन बिजनेस के लिए नहीं मिला है। ATJJAA का संबंध बिजनेस के साथ ही होता है, लेकिन वो अपने को इंडियन बिजनेस के लिए मिला है। पुणे में हम लोग ने नया एक्सपांशन के लिए यूनिट डाला है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो मैं पढ़वा देता हूँ। ये देखो इन लोग ने एक्सपांशन पुणे में किया है, तो पुणे के बिजनेस के एक्सपांशन में हुआ है ना। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है एक आध सम में आया था कि कुछ रॉयल्टी इनकम डबली टैक्स हुई थी, लेकिन फिर उसमें ATQQB का डिडक्शन मिला तो नेट कर दिया था। तो डबली टैक्स मतलब नेट नेटा के, कट कटा के, लेकिन इन दोनों इनकम के सामने ऐसा कोई स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं है। तो बस इन दोनों को उठा लो कैलकुलेटर पे, 5,46,000 प्लस 6,50,000 कितना आ गया। तो ये अपना डबली टैक्स इनकम आ गया 11,96,000। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तरीका देखो, मैं सीधा फॉर्मेट से आ रहा हूं, मेरा फॉर्मेट फिक्स्ड है। एवरेज इंडियन रेट ये कैसे निकालते हैं, एकदम फाइनल वाला टैक्स सेस के बाद डिवाइड बाय एकदम फाइनल वाली इनकम। ये देखो ये तो क्या आया वो, एकदम फाइनल टैक्स विथ सेस अपॉन एकदम फाइनल इनकम, तो 35.91 आता। तो ये अपना इंडियन टैक्स रेट हो गया एवरेज। अब एवरेज फॉरेन टैक्स रेट कैसे निकालेंगे, सी ये सिंपल कब होता है ना, मेरा क्वेश्चन में एक सिंगल परसेंट दे दिया, सिंगल, लेकिन जिस क्वेश्चन में से मल्टीपल परसेंटेज दिया है ना तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इधर भी एवरेज मतलब एवरेज एवरेज, और इधर देखो इधर एवरेज का महत्व क्यों आ रहा है, क्योंकि कंट्री जेड में मल्टीपल परसेंटेजेस का हिसाब है। सॉरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम को 27% से टैक्स मारते हैं, और बिजनेस इनकम में चॉइस है, तो अपने को करना पड़ेगा। बाय द वे मेरे को पता है इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज फॉरेन रेट का, टोटल फॉरेन टैक्सेस एज पर फॉरेन नियम अपॉन टोटल फॉरेन इनकम एज पर फॉरेन नियम।
अब एकदम फॉरेन नियम के हिसाब से करना है। ये देखो क्या लिखा है, टोटल फॉरेन टैक्स अपॉन टोटल फॉरेन इनकम एज पर फॉरेन के नियम। तो टेल मी अपनी फॉरेन में इनकम क्या क्या है। एक तो बिजनेस इनकम है, ये रहा। कंट्री जेड में अपना मोबाइल स्किन्स बेचने का बिजनेस है और वहां पे अपना रेंट इनकम भी है। टेल मी बिजनेस इनकम पे टैक्स कैसे लग रहा है वहां पर, 20% डिडक्शन के बिना या फिर 30% डिडक्शन के साथ, कौन सा बेटर है। सी डिडक्शन के साथ लेंगे ना, कंट्री जेड पे ध्यान दो, मैं फॉरेन इनकम पे ध्यान दे रहा हूं। डिडक्शन के साथ टैक्स आएगा तो 15, 50 और 9 लाख को नेट करके 37% लगेगा। एक ये अमाउंट मन में रखो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, डिडक्शन के बिगर पूरे पे 20%। तो ये देखो मैंने दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर किया है। अगर डिडक्शन ना ले ना तो पूरी बिजनेस की कलेक्शन का 20% टैक्स लग जाएगा, और डिडक्शन लेंगे तो खर्चा काट के नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, 6,50,000, उस पर 37% लगेगा। तो टेल मी कौन सा बेहतर है। 37% बेहतर है क्योंकि उसमें टैक्स अपना 2,40,500 कम आ रहा है ना, तो ऑप्शन 2 इज बेटर। तो सी पीजीबीपी का फाइनली अपने कौन सा रेट चुने, 37%, और 37 चुनेंगे तो इनकम नेट बेसिस पे टैक्स आ जाएगा, नेट बेसिस पे। तो नेट कितना हो गया, 6,50,000। सही लिखा है ना, चेक करो। अब रेंटल इनकम का क्या हो रहा है, एक और इनकम हो वहां पर। रेंटल इनकम के लिए क्या बोला है, 27% टैक्स लगता है। लेकिन वहां के देश में नियम क्या है, 20% का डिडक्शन देने के बाद 27%। और अभी मैं फॉरेन लॉ की रिस्पेक्ट करूंगा। फॉरेन लॉ को कब कब रिस्पेक्ट करते हैं, जब फॉरेन का टैक्स निकाल रहे होते, फॉरेन की रेट निकाल रहे होते तभी। और अभी हम लोग वही तो कर रहे हैं। तो बताओ रेंट इनकम कितना पकड़ू, बताओ तुम लोग बताओ। 65,000 पर मंथ था, लेकिन फॉरेन में नियम क्या है, 20% डिडक्शन देने का। तो 65 पर मंथ इंटू 12 महीना कर लिया, माइनस 20% करोगे तो कितना आ गया, 6,24,000 आ गया। और उस पर टैक्स का रेट क्या लग रहा है, 27% लग रहा है। क्वेश्चन में दिया है, ये प्योर फॉरेन लॉ के हिसाब से चल रहा हूं। तो अपना टैक्स कितना आ गया फॉरेन में, ये अपना टोटल फॉरेन टैक्स है डिवाइडेड बाय टोटल फॉरेन इनकम। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज फॉरेन का रेट आ जाएगा, है ना, बराबर है ना। ये देखो मैंने डिवाइड करके दिखाया इधर। ये देखो 4,08,980 डिवाइड बाय 12,74,000, तो रेट क्या है 32.1%। ये हो गया एवरेज फॉरेन रेट। ओके, तो ये इधर आ जाएगा। फिर इन दोनों में से छोटा देखना है, एवरेज इंडियन रेट, एवरेज फॉरेन रेट, विच इज लेस। तो लेस क्या है, एवरेज फॉरेन रेट। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डबली टैक्स्ड इनकम से, तो ये रिलीफ का आंसर आ गया 383,916। 383,916 इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा अपने मेन आंसर में, रिलीफ 383,916। तो अपना टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, जो भी आ रहा है, लेकिन लास्ट में 0 होना चाहिए ना, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 354। 54 मतलब 5 से कम आ रहा है ना एंड में, तो नीचे जाना है। तो 54 विल बिकम 50। तो ये अपना टैक्स आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है, मिस्टर राम प्रकाश, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडियन, एज 58 ईयर्स। सी हर क्वेश्चन में ना पहले चेक कर लेना पूछ क्या रहे लोग, रिवर्स जाना चाहिए, रिवर्स। कंप्यूट दी नेट टैक्स लायबिलिटी। और नेट मतलब इन लोग ये बोल रहे हैं कि रिलीफ विलीफ कट करने का नेट कितना है, और वो भी इज पेइंग टैक्स अंडर 115 BSC, मतलब न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स भर रहा है बंदा। ओके, तो न्यू रिजीम के हिसाब से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब बस डबल टैक्स से सब मालूम पड़ा ना, तो अपने को हेड्स लिख लिख के रख देना चाहिए, क्योंकि अपने आंसर में 5 हेड्स ऑफ इनकम ही आने वाला है, तो अपने को हेड्स फिगर आउट करना पड़ेगा। तो पहले पढ़ो क्या लिखा है, राम प्रकाश हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया एंड सम अदर फॉरेन नेशंस आल्सो। He has derived income from 2 other nations, X and Y.
एक्स एंड वाई दो फॉरेन की कंट्रियां हैं विद विच इंडिया डज नॉट हैव डट्टा. डज नॉट हैव डट्टा मतलब नो डट्टा है, और नो डट्टा में फॉर्मूला ऐसा वाला होता है. और इंस्टीट्यूट ने क्या ज्यादातर एग्जाम में नो डट्टा वाले सम बनाए हैं. ऐसा कोई विशेष रीजन नहीं है, लेकिन उनको ये मजा आता है. ओके, क्योंकि इधर क्या है, फॉरेन रेट मतलब एक कदम और आगे मेहनत करनी पड़ती है ना. इधर तो क्या है, फॉरेन टैक्स का डायरेक्ट अमाउंट ही लिखना है, और उधर रेट निकालनी मतलब फॉरेन टैक्स का अमाउंट अपॉन फॉरेन इनकम परसेंटेज में निकालना है. तो इन लोग ज्यादातर ये पूछते हैं. फिर पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम अर्न्ड इन टू नेशंस एंड इन इंडिया ड्यूरिंग 25-26 आर एज फॉलोज. अब सारी इनकम की डिटेल्स को पढ़ के करूं क्या, मैं हेड्स फिगर आउट करूंगा. तो तुम लोग बताओ फर्स्ट हेड कौन सा है. रेंटल रिसीट फ्रॉम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी. नहीं, आंसर क्वेश्चन में दिए हुए इनकम को बताओ हेड कौन से हेड में जाएगा. रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किस हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और अपने आंसर में तो इसको इंडियन नियमों से पेश करेंगे. और इंडियन नियम क्या है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही, और कुछ हो के ना हो. तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला गया. फिर आगे बढ़ो, क्या लिखा है, शेयर ऑफ. ये अच्छा सम है, मैं जो सम करवा रहा हूँ सोच समझ के ले रहा हूँ. मेरे रैंडम क्वेश्चन नहीं है, थॉटफुली पिक्ड एंड चूजन है, पिक्ड एंड चोजन. क्या लिखा है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म. लॉस है, वो तो दिख ही रहा है ब्रैकेट में, तो लॉस है ना. पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट एविडेंस बाय इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. पता है भारत में रूल है, कोई भी फॉर्म को फॉर्म का दर्जा कब मिलता है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को, जब उसकी कोई पार्टनरशिप डीड होती है. ये मैंने अपने रेगुलर बैच के बच्चों को है ना असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टॉपिक पर पढ़ाया था कि पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म का दर्जा कब मिलता है इनकम टैक्स की नज़रों में, जब उस फॉर्म की एक सिस्टमैटिक पार्टनरशिप डीड होती है. और वो डीड को ये लोग बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट. लेकिन अगर किसी फॉर्म का पार्टनरशिप डीड नहीं होता है ना सपोर्टिंग में, तो गवर्नमेंट उसको फॉर्म का स्टेटस ही नहीं देती है. और फॉर्म का सेपरेट स्टेटस मिला तो मानो फायदा क्या है, फॉर्म 30% टैक्स भरेगी, पार्टनर एग्जेम्प्ट हो जाता अंडर 10(2)(a). लेकिन वो फॉर्म को अपना सेपरेट वजूद मिला तो. लेकिन अगर फॉर्म को सेपरेट वजूद नहीं मिला ना, तो फॉर्म की इनकम पे पार्टनर को टैक्स आ जाता है. पार्टनर शेयर जो सुना है ना एग्जेम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल हो जाएगा. और इधर ऐसा ही हुआ है. ये देखो, ये लोग जिस पार्टनरशिप फॉर्म, ये लोग मतलब ये आदमी कौन है, राम प्रकाश. राम प्रकाश जिस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, वो फॉर्म इज नॉट एविडेंस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब उनकी कोई डीड ही नहीं है. और जिस फॉर्म की डीड नहीं है उस फॉर्म का कोई वजूद ही नहीं है. और वजूद नहीं है तो फॉर्म को सेपरेटली असेस नहीं करते, पार्टनर ही अपना टैक्स भरता है. प्रॉफिट शेयर हुआ तो पार्टनर टैक्स भरेगा, लॉस शेयर हुआ तो पार्टनर सेट ऑफ करेगा. अरे मतलब ये लॉस है तो इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा. प्रॉफिट के फॉर्म में होता तो टैक्स भरना पड़ता, लॉस के फॉर्म में तो सेट ऑफ करेंगे. ये थोड़ी विचित्र चीज हो रही है. अपने पता है किस चीज के आदी है, नहीं सर पार्टनरशिप फॉर्म से तो शेयर मिलता है वो तो एग्जेम्प्ट है ना. मुझे भी पता है ना एग्जेम्प्ट है, सेक्शन बताऊं 10(2)(a). इट इज एग्जेम्प्ट, बट वो कब, जब फॉर्म को एक सेपरेट रिकॉग्निशन मिलता है. और वो कब मिलता है, जब उनकी डीड होती है तो. लेकिन उनकी डीड ही नहीं है तो फॉर्म इज नॉट द सेपरेट एंटिटी, तो सारा टैक्सेशन पार्टनर पे आता है. लेकिन टैक्स तो कब आता है, जब शेयर इन प्रॉफिट होता तो. लेकिन शेयर इन प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है तो लॉस है तो सेट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट होता तो टैक्स भरते. सी जनरली ये लॉस सेट ऑफ नहीं होता. अगर कोई सिस्टमैटिक पार्टनरशिप फॉर्म से शेयर आ रहा होता ना, तो फॉर्म ही लॉसेस सेट ऑफ करती है, तो पार्टनर को नहीं मिलता. लेकिन ये सिस्टमैटिक फॉर्म से आ रहा है कि अनसिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक तो फॉर्म का वजूद ही नहीं है, तो सब पार्टनर भी आएगा, तो ये सेट ऑफ भी पार्टनर को मिलेगा. ये इंडिया का नियम है, और मुझे इंडिया के नियम की ही पड़ी है, क्योंकि मेरा जो मेन आंसर बनेगा ना 5 हेड्स का, वो इंडियन नियमों से बनने वाला है. और मैंने तुमको इंडिया की नियम अभी बताए थे. इधर इस क्वेश्चन में ना फॉरेन में क्या नियम है, इधर कुछ दिया हुआ है, अदर नेशंस में क्या है, लेकिन उस पर ध्यान मत दे. अपना मेन आंसर किससे बनेगा, इंडियन नियम. और इंडियन नियम के हिसाब से ये लॉस सेट ऑफ करने मिलेगा. कौन सा हेड लगाऊं इधर,
हेड तो पीजीबी भी बनेगा ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएगा ये। और नेगेटिव अमाउंट है तो उसको सेट ऑफ कर देंगे। बिजनेस लॉस कहाँ सेट ऑफ होता है? कहीं पर भी एक्सेप्ट सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी। फिर बिजनेस की इनकम भी है, ओके, तो ये कौन से हेड में जाएगा? पीजीबीपी। ये भी लिख दिया, आईएफबी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर वेकेंट साइट को बेचा है, शॉर्ट टर्म गेन आया है, तो ये कौन से हेड में आएगा? कैपिटल गेन। अभी ये परवाह मत करो कि फॉरेन से इनकम आ रहा है कि इंडिया से, क्योंकि अपना जो मेन आंसर बनता है ना 5 हेड्स का, उसमें सब इनकम घुसा देते, वो भी इंडियन लॉ के हिसाब से। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1 मार्च 26, ये भी किस हेड में जाएगा? कैपिटल गेन। ये अपने को हर इनकम का हेड लिखते आना है। फिर आगे क्या दिया है? एग्रीकल्चर इनकम, ये किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन सुनो, एग्रीकल्चर इनकम का रूल क्या है? अगर वो इंडिया में हुई तो एग्जेम, फॉरेन में हुआ तो टैक्सेबल। अपना एक सेक्शन है ना 10(1), वो क्या बोलता है? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम। तो इन इंडिया वाला तो ये है, तो यही एग्जेम्प्ट होगा और ये दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 कॉलम में जो इनकम दिया है वो एग्रीकल्चर इंडिया का नहीं, फॉरेन का है, और फॉरेन इनकम एग्रीकल्चर वाली इंडिया में टैक्सेबल है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम है, ओके। फिर आगे क्या लिखा है? फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन इंडिया। उसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है, एक घर खरीदा है। ले भाई ने घर बेचा भी था, घर बेच के घर खरीदते तो 54 में एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन सी उसने घर है ना अपनी बीवी के साथ जॉइंट नेम में लिया है, चलता है। 54 में एक रूल है कि घर बेच के जो नया वाला घर लेते हैं ना, वो नया घर बेटे के नाम पे भी हो सकता है, बीवी के नाम पे भी हो सकता है, जॉइंट नाम पे भी हो सकता है, किसी के नाम पे भी वो चलेगा। इन्वेस्टमेंट असेसी की होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट तो उसी ने किया, लिखा है ना इन्वेस्टमेंट्स वर मेड, तो हु मेड? असेसी मेड। तो इसका अपने को 54 में एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन वो रूल है 54 में घर बेच के जो घर लेते हैं ना, नया घर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले लेना पड़ता है, और अगर ड्यू डेट तक ना ले पाए तो कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन ये बंदे ने डिपॉजिट किया कि डायरेक्ट खरीदा है, डायरेक्ट खरीदा है, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले होना चाहिए, और हमारी ड्यू डेट 31 जुलाई 26 है, तो मार्च 26 पे ले ले, हाश, तो बराबर है, मिलेगा। ये सब चेक करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, ये एटीसी में आ जाएगा। अरे पीपीएफ में डालते एटीसी मिलता है ना, और लेकिन इसको एटीसी मिलेगा क्या? ये ओल्ड रिजीम वाला है कि न्यू रिजीम? ले, ही इज पेइंग टैक्स अंडर 115 बीएससी, तो न्यू रिजीम में चैप्टर 6 का दुकान बंद है। एक से है ना, न्यू रिजीम में कुछ कुछ चैप्टर 6 से मिलते, ATJJAA है ना, CCD2, CCH2, ATLA, ये मिलता है, ओके। क्या क्या मिलता है? JJAA, ATLA गिफ्ट सिटी में धंधा करने के लिए 10 साल प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है वो। फिर ATCCD2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, ATCCH2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये 4 चीज मिलती है। लेकिन इधर तो ATC बन रहा है ना, वो नहीं मिलेगा। पिछले सम में एक्चुअली मैं बात करनी रहेगी, सॉरी हाँ, पिछले सम में ना वो भी न्यू रिजीम का था, इसके पहले सम करवाया ना, लेकिन वो ATJJAA मिल रहा था ना, वो तो मिलता है। ये मुझे उस वक्त बोलना था लेकिन स्किप हो गया कि पिछला सम भी न्यू रिजीम का था, लेकिन उसके बावजूद भी JJAA लिया क्योंकि वो एक्सेप्शनली अलाउड है। लेकिन ये तो ATC है ना, ये अलाउड नहीं होगा, तो इसको मैं चौकड़ी मार देता हूँ, ओके। फिर बाद में देखो क्या लिखा है, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इन कंट्री X एंड कंट्री Y। फॉरेन के लॉ पे ध्यान कब देना चाहिए बताओ? मैं रिपीट करूंगा चलेगा, बट बताओ कब? जब अपने को है ना डट्टा है उसमें एक्चुअल फॉरेन टैक्स निकालना होता है तो, या फिर डट्टा नहीं है उसमें एवरेज फॉरेन रेट निकालना है, उधर ही उसका यूज है। जी मैं रिपीट क्यों कर रहा, क्योंकि आधे बच्चे ना उसी के चक्कर में घूमते हैं। इन लोग फॉरेन के बारे में कुछ भी बताए ना, अपना फोकस इतना है कि इधर ही काम आएगा, एवरेज फॉरेन रेट, और डट्टा है वैसा समय तो ये निकालने में, और कहीं उसका रोल नहीं है। बाकी हर जगह हम लोग इंडियन लॉ से चलेंगे।
देखो इन लोग के फॉरेन में लॉ क्या है, कंट्री एक्स में ऐसा स्लैब रेट सिस्टम है, ठीक है, देखेंगे जब फॉरेन टैक्स निकालना तभी। और कंट्री वाई में फ्लैट 27% टैक्स है विदाउट एनी बेसिक एग्जेम्पशन, सिंगल रेट ही है। और अगर किसी फॉरेन कंट्री में सिंगल रेट होता है तो मगजमारी नहीं है, वो सिंगल रेट ही अपना एवरेज हो जाता है ना। तो ये हो गया। फिर बाद में क्या लिखा है, टैक्स ट्रीटमेंट एंड कंसेशंस इन अदर नेशंस। वापस फॉरेन लॉ की बात कर रहे। फॉरेन लॉ का ध्यान कब देना चाहिए, जब फॉरेन टैक्स निकालना है, फॉरेन टैक्स रेट निकालना है तब। पढ़ लो क्या लिखा है, नो स्टैट्यूटरी अलाउंस एंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एचपी इनकम इन कंट्री एक्स एज वेल एज कंट्री वाई। नो स्टैट्यूटरी अलाउंस मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन का कल्चर नहीं है जो भारत में है ना, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एचपी इनकम में, वो इन लोग बोल रहे हैं कंट्री एक्स और वाई में तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अपना जो मेन आंसर बनेगा ना 5 का, वो तो इंडियन नियमों से बनेगा। ओके। फिर लॉस फ्रॉम फर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर बिजनेस इनकम इन कंट्री वाई ओनली एंड नॉट इन कंट्री एक्स। मतलब कंट्री एक्स क्या बोलती है कि पार्टनरशिप फॉर्म से आया हुआ लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये कंट्री एक्स का नियम है। लेकिन कंट्री वाई में सेट ऑफ करने मिलता है। अगेन ये फॉरेन लॉ है। फॉरेन लॉ पे ध्यान कब देना है, जब फॉरेन टैक्स रेट निकालना है तभी। ओके। अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, इंडिया में तो सेट ऑफ करने मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये अनसिस्टमेटिक फॉर्म से आया हुआ है ना। सिस्टमेटिक फॉर्म से आया होता ना तो फॉर्म ही खुद लॉ सेट ऑफ कर लेते तो हमें नहीं मिलता फिर। लेकिन ये शेयर कहां से आया हुआ, अनसिस्टमेटिक फॉर्म से, उसका कोई तो वजूद ही नहीं है, तो पार्टनर को सेट ऑफ करने मिलता। ये इंडिया का लॉ है और मैं उसी पे अटल रहूंगा अपने मेन आंसर में। ओके। फिर एग्रीकल्चर इनकम का क्या सिस्टम है, कंट्री एक्स में एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट इन कंट्री एक्स ओनली, बट कंट्री वाई में एग्जेम नहीं है। अगेन ये फॉरेन लॉ है, फॉरेन लॉ पे भटक मत जाना, इंडिया का लॉ बन के अटल बन के बता। इंडिया क्या क्या सिस्टम है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम अंडर 10(1) इफ इट इज अराइजिंग इन इंडिया, इफ अराइजेज अब्रॉड इट विल बी टैक्सेबल। अपने माइंड में इंडियन लॉ फिक्स करके सॉल्व करना है। ठीक है, इस पे मैं थोड़ा ध्यान दूंगा बाद में। फिर कंप्यूट दी नेट टैक्स लायबिलिटी चालू कर दे। अपने आंसर में क्या क्या आना चाहिए बताओ। सी सम के हुलिये तुमको 1000 मिलेंगे, आंसर का हुलिया फिक्स्ड है अपना। क्या है बताओ, अपने आंसर में क्या आएगा, पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम दिखेगा, फिर वो सटक लटक विनिंग्स बैलेंस वाला, फिर वर्किंग नोट फॉर रिलीफ कैलकुलेशन। और इधर भी डट्टा है कि नहीं है, डज नॉट हैव डट्टा वाला सम है तो यूनिलैटरल रिलीफ 91 सेक्शन आएगा। ओके। तो सी मैं तुमको आंसर का हुलिया बता दूं, अपने आंसर का रूप रंग कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन 8 कर रहा हूं ना, ये दो लाइन से मैंने 5 हेड्स लिख दिया है, धीरे धीरे मैं इसको भरते जाऊंगा। ओके। एंड फिर बाद में टटक लटक विनिंग्स बैलेंस वो आ जाएगा, फिर वर्किंग नोट में क्या आएगा, रिलीफ का कैलकुलेशन करेंगे। और 2 कंट्री से इनकम आ रही है तो अपने को रिलीफ की डबल वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके। तो चालू कर दे, हेड वाइज जाओ फटाफट। इनकम फ्रॉम सैलरी है क्वेश्चन में, होती तो दिख जाती ना, इतना तो हम लोग होशियार है, देख लेते सब। नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम था सब में, था नहीं याद आ रहा तो देख लो, ये रहा IFHP। अब इसके लिए फॉरेन में क्या लॉ है, भाड़ में गया। अपना मेन 5 हेड्स कैसे बनेगा, इंडियन लॉ से। तो इसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन काटो, तो काट पीट के कितना आता है, 2.5 लाख दोनों जगह से। रेंटल इनकम कितना है, 2.5 लाख का है ना, तो 30% काटने के बाद कितना आ गया, 1,75,000। फिर बिजनेस इनकम है ना, अरे है ना, ये दो चीजें PGBP का, एक PGBP में पॉजिटिव आंसर है और एक नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव का सेट ऑफ मिलता है, मिलेगा। और अभी मैं इंडियन लॉ से सोच रहा हूं, फॉरेन लॉ गया भाड़ में, अभी मेरे माइंड में है भी नहीं वो। इंडियन लॉ वाले भी ना इसको सेट ऑफ क्यों दे रहे, क्योंकि अनसिस्टमैटिक फॉर्म से आया हुआ है। अगर ये रेगुलर पार्टनरशिप फॉर्म से आया होता ना तो इसको हम लोग सेट ऑफ में नहीं लेते। हाँ, तो रेगुलर पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट है जब एग्जेम्प्ट है तो लॉस भी फेंक दो, लेकिन ये लॉस सेट ऑफ करने मिलेगा। तो करके बताओ ना,
ये माइनस ये माइनस ये, और इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, वो डैश है। एक एक करके बताओ, कंट्री एक्स में कितना है? 280 माइनस 120, 280 माइनस 120, 280 माइनस 120 कितना आया? 160, बराबर है। चेक करते हो। फिर कंट्री वाई में 340 माइनस 130, 340 माइनस 130, 340 माइनस 130 कितना हो गया? 210, दिख रहा है। फिर इंडिया में क्या है? इंडिया में तो बिजनेस इनकम है, इधर कुछ शेयर इन लॉस वगैरह नहीं दिया है, तो 180 है, पूरा 180 आ गया। तो ये पीजीबीपी का मैंने डेकोरेशन कर दिया, ओके। और अभी मेरे माइंड में ना फॉरेन में क्या लॉ है उसकी पढ़ी भी नहीं है, आई एम गोइंग प्योरली एज पर इंडियन लॉ। कैपिटल गेन क्वेश्चन में था, दो लोग थे, एक शॉर्ट टर्म था एक लॉन्ग टर्म था, सटक जी लटक जी। तो सटक जी कितना था? 10,80,000। लटक जी 37 लाख था, लेकिन 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा ना अपने को नीचे, तो ये देखते हैं फटाफट। सटक जी 10,80,000 है। लॉन्ग टर्म में देखो मैंने वर्किंग कैसे किया है, 37 लाख का कैपिटल गेन है, माइनस 54 का एग्जेम्पशन 25 लाख। 25 लाख कहाँ से आया? देख लो, यहाँ से आया था। तो एग्जेम्पशन काटने के बाद कितना हो गया? 12 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गया, ओके। एक चीज याद रखना, जब 5 हेड्स ऑफ इनकम लिखते हैं ना, फॉरेन कंट्रियों का नाम लिखना मत भूलना। अगर कोई इनकम फॉरेन से है तो नाम लिखना। जैसे देखो मैंने ना खास ध्यान दिया है, जिधर भी फॉरेन से इनकम आई है ना वो कंट्री का नाम लिखा है, क्योंकि मेरे माइंड में क्या चल रहा है मालूम है? जब मैं ये निकालूंगा ना, क्या ये डबली टैक्स्ड इनकम, तो तब मैं अपने आंसर में से खोजूंगा, और खोजते टाइम फॉरेन से आई हुई इनकम को ही तो खोजना है, तो फॉरेन का नाम लिख के रख देना चाहिए। तो सी इधर मैंने, तुम लोग को तो रेडीमेड सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन बनाते टाइम मैंने थॉटफुली है ना हर कंट्री का नाम ध्यान से पेश किया है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ है क्या? है ना एग्रीकल्चर इनकम, और ये भी मैं कंट्री के नाम के सहित लिखूंगा। इन दोनों देशों में जो इनकम है एग्जाम नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में 10(1) कब एग्जाम होता है? एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अराइज हुई तो ये वाला एग्जाम हो जाएगा इंडिया वाला। तो ये देखो एग्रीकल्चर इनकम जो फॉरेन में वो टैक्सेबल रखा है, इंडिया वाला एग्जाम अंडर सेक्शन 10(1). तो व्हाट इज द ग्रॉस टुडे इनकम? 37 लाख। और चैप्टर 6 से नॉट अलाउड लिखा है, क्यों? न्यू रिजीम है, और चैप्टर 6 का माहौल बनाया तो इन्होंने एटीसी वेटीसी देके, लेकिन अपने को भटकना नहीं चाहिए। डोंट गो एज पर सम, गो एज पर द सिस्टम। और एज पर सिस्टम जाने के लिए सिस्टम पता होना चाहिए। सिस्टम पता होने के लिए थियरी रिवाइज किया करो, दिन रात पढ़ो, जान डालो पूरी अपनी। कितने लोग क्या सोचते फ्री में रिजल्ट आ जाए, ऐसे फ्री में देने लगे तो इज्जत क्या रहेगी यार? अरे करना पड़ता है यार। कितने लोग को लगता है यार कुछ हो जाए, सेटिंग हो जाए, जुगाड़ हो जाए। अरे भाई सेटिंग जुगाड़ के भरोसे मत बैठ। सीए की एग्जाम में ना न तो कोई सेटिंग चलती है, ना वो जुगाड़ चलता है। कितने लोग का लक भी होता है ना। लक क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के कर्म किए होते तो। लेकिन लक के भरोसे मत रहना, अपने हार्डवर्क के भरोसे होने वाला है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट गो एज पर द सम, गो एज पर सिस्टम। लेकिन सिस्टम भी तो मालूम होना चाहिए ना, और उसके लिए थियरी पढ़ो। सम में तुमको 1000 करा दूं ना, मेरी जो कॉन्सेप्ट बुक है ना वो रट रट के खा जाओ पूरा। सम्स को क्या 2-3 बार किया चलेगा, लेकिन थियरी 10 बार घोट। मैं तो बोल रहा हूं थियरी पक्की हुई ना तो सम में कुछ अनोखा नहीं है। इन शॉर्ट मेहनत करो यार। तो क्या था ये 37 लाख। फिर ये 5 हेड्स हो गया। फिर बाद है सटक लटक विनिंग्स बैलेंस, सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। तो सटक जी अंडर 111 है, नहीं था, नील। लटक जी अंडर 112 भी नहीं था। साधारण वाला लटक जी था। देखो ये अपने क्या कॉलम बनाने की आदत है ना, तो स्ट्राइक भी होता है, ओके। कितना था देखो लॉन्ग टर्म गेन 12 लाख, ओके। और इसको ये कॉलम में क्यों टिका? क्योंकि 112 में तो एसटीटी पेड वाला आता है ना। फिर विनिंग्स क्वेश्चन में नहीं था। अब 37 लाख की इनकम में से 12 लाख अगर लटक जी अलग हो गया तो इधर क्या बचेगा? 25 लाख ही बचा ना, ओके। फिर इस पे टैक्स निकालना है। लॉन्ग टर्म पे टैक्स कितना है? 12.5%। तो इसका 12.5% 1,50,000 आ गया। और इस पे स्लैब रेट लगाना है। कौन सा? ओल्ड रिजीम के न्यू रिजीम वाला? न्यू रिजीम वाला। लेकिन बी केयरफुल, स्लैब रेट लगाते वक्त अगर सब में एग्रीकल्चर इनकम दिखी तो एक स्पेशल स्कीम फॉलो करनी पड़ती है। गड़बड़ क्या होती है मालूम है?
इधर आते हैं ना अपने घाय घाय में स्लैब रेट लेके बैठ जाते हैं। सही कर रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम हुई ना, एग्रीकल्चर, तो अपने को पार्शियल इंटीग्रेशन का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। वो कैसे होता है बताऊंगा, लेकिन ये तो मानते हो अपने सब में एग्रीकल्चर इनकम है तो फिर उसकी इज्जत करो। ये देखो, ये पढ़ो, अपना टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन, पहले अपनी इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को शामिल कर दो। ओके, एग्रीकल्चर इनकम को शामिल कर दो। ये कौन सी एग्रीकल्चर इनकम मान लो जो एग्जेम्प्ट हुई है। ये जो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन सुना है ना, वो किसके लिए, जो इंडिया में 10(1) में एग्जेम्प्ट होके बैठ जाती है, फिर उसको लपेटे में लेती है गवर्नमेंट। मतलब अपने मेन स्टेटमेंट में देखो कैसे पेश किया था एग्रीकल्चर को, ये देख, नील, कौन सा अमाउंट नील करके बैठा था, कौन सा अमाउंट, इंडिया वाला, और इंडिया वाला कितना है देख, 520। तो 520 को सुन ना, एक बार सुन, नील लिया था ना, मतलब हमने एक बार तो उसको नहीं लिया था ना, अभी ले लो। ये अमाउंट उसको लिए बिगड़ था, हमने खुद डैश किया था इंडिया के एग्रीकल्चर इनकम को। तो सिर्फ फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम में नजर मत डाल, उसको तो घुसाया था ना हमने यार, किसको नील करके रखा था, इंडिया वाला, तो वो इसमें शामिल नहीं था ना, तो एक बार शामिल करके टैक्स निकालो। फिर देखो, शामिल किया 25 लाख में से, उस 25 लाख के अंदर उसको शामिल किया, फिर वापस एक बार टैक्स निकलेगा कैसे, बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम मिला के। इसका लॉजिक वगैरह मैंने वो पहले पढ़ाया हुआ है, अभी तुम लोग कैलकुलेशन में ध्यान दो। इसमें बेसिक एग्जेम्पशन 4 लाख कहां से आया, न्यू रिजीम 115 BSE स्लैब रेट, न्यू स्लैब रेट्स 4 लाख का स्लैब है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,20,000। इधर की वर्किंग में एग्रीकल्चर मतलब जो 10(1) में माफ होके बैठी थी वो है। अब टैक्स कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट यूज करो ना, और शॉर्टकट मतलब कौन सा, न्यू रिजीम में शॉर्टकट क्या, सीधा 30% निकाल के माइनस 4,20,000। तो ये देखो, ये 30,20,000 हो गया, इसका सीधा 30% माइनस 4,20,000 कितना होता है, 4,86,000। बट ये शॉर्टकट कब लगेगा, जब अपना स्लैब रेट में एकदम हायर स्लैब में इनकम जाता है। ये वाले में देखो अपना इनकम कुछ 9,20,000 ही आ रहा है, और अपने स्लैब क्या है, 0 से 4 लाख 0%, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, फिर 8 लाख के ऊपर 10% आता है। हम लोग 8 लाख के ऊपर ऊपर ही है बस, है ना, 0 से 4, 4 से 8, 8 के जस्ट ऊपर है अपना 9,20,000 है ना आंसर। तो इस पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स क्या आएगा, इधर शॉर्टकट मत लगा ना, शॉर्टकट मेरा वो जो था ना, डायरेक्ट 30% निकाल के 4,20,000 माइनस करो, वो कब अप्लाई होता, जब हायर स्लैब में अपनी इनकम हुई। तो ये माइनस ये कितना है आंसर, 4,54,000 बराबर है ना ये। तो ये अपना इधर आएगा, ये इधर गलती क्या होती है बच्चों से, इधर हम लोग डायरेक्ट स्लैब रेट के हिसाब से कर देते हैं, इग्नोरिंग एग्रीकल्चर इनकम, बट यू शुड कंसिडर एग्रीकल्चर इनकम। इसको क्या बोलते हैं, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसकी नोट मैंने दिखा दी तुमको, 4,54,000 ना। फिर इसके बाद टोटल ही आ गया ये दोनों टैक्सेस का। फिर सरचार्ज आएगा क्या, खर्चा तो कब आता है, जब इनकम 50 लाख के ऊपर हो, लेकिन ये आदमी 50 लाख से नीचे नीचे वाला है, तो सरचार्ज नहीं आएगा, नील। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, वो तो आएगा, ठीक है। अब क्या बचा, रिलीफ अंडर सेक्शन 91, क्योंकि इधर भी डट्टा है कि नहीं है, नहीं है। और नो डट्टा में फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डबली टैक्स इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट, एवरेज फॉरेन रेट विचर इज लोअर। और दो कंट्री से इनकम आ रही है तो दोनों का वर्किंग अलग अलग करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही है, डबली टैक्स्ड इनकम इनटू विच एवर इज लेस आफ्टर द टू रेट्स। मुझे वापस बताओ, डबली टैक्स्ड इनकम चाहिए तो अपने मगज में क्या चलना चाहिए, अपनी आंखें कहाँ होनी चाहिए, क्वेश्चन में देखना मत, आंसर में तलाशना। आंसर अपना 5 हेड्स वाला, तो देखो मैं कैसे आ रहा, तरीका देखो, इधर चला गया। और इधर भी है ना, मैं जो फॉरेन से आई हुई इनकम पे नजर डालूंगा, वो इंडियन लॉ के हिसाब से। खैर हमने ये स्टेटमेंट पूरा इंडियन लॉ के हिसाब से बनाया हुआ है, ओके।
तो फॉरेन से आई हुई इनकम अपने को लेनी है, ओके। और वो भी डबली टैक्स हुई हुई, फॉरेन से आया हुआ जो डबल डबल टैक्स में मर रहा है बेचारा। तो सी, पहले मैं एक काम करता हूं, दो कंट्री है ना, तो पहले कंट्री एक्स को खत्म करते फिर वाई पे आएंगे, ओके। कंट्री एक्स का इनकम ढूंढो। ये देखो कंट्री एक्स, ये देखो मैं पीला पीला कर रहा हूं, कंट्री एक्स, कंट्री एक्स। और का, हाँ ये रहा, इधर भी कंट्री एक्स दिख रहा है, कंट्री एक्स, कंट्री एक्स, कंट्री एक्स, कंट्री एक्स। ये डबली क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो इसको इंडिया वाले भी टैक्स मार रहे, वहां पर भी लगा होगा, लेकिन वहां पर लगा है क्या इन सब पे? वो देख लो, हाँ इधर देखो, इधर कुछ दिया था, एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एक्स में एग्जाम्प्ट हुई थी, अभी मैं एक्स को ही लेके बैठा हूं। मैं अभी एक्स का हिसाब कर रहा था ना, देख इधर इतने सारे एक्स को मैंने हाईलाइट किया है। अब इसको डबली का केदार कब मिलेगा? डबली मतलब डबली, डबल 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 होना चाहिए ना यार। तो टेल मी, इंडिया में तो टैक्स आ रहा है, वो तो सिंगल वाला हुआ, डबल कब बोलते? फॉरेन में भी लगा होगा तो। और फॉरेन की इनकम पे कुछ नहीं बोला है तो फॉरेन में तो लगा ही होगा ना, कुछ नहीं बोला है तो। लेकिन इधर बोला है, पढ़ने वाला चाहिए बस। ये क्या बोला है? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हुई थी कंट्री एक्स में, मतलब वहां टैक्स नहीं लगा था तो इंडिया में ही लग रहा है, तो डबली के सिंगल हो गया, सिंगल टैक्स। ये एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम एक्स है ना, एग्रीकल्चर इसकी बात हो रही है। तो ये डबल में नहीं आएगा, ये सिंगल हुआ है, खाली इंडिया वाले ही उसकी पिटाई कर रहे हैं, वहां तो एग्जाम था। तो डबली में ये तीन पीले पीले लोग आएंगे, जोड़ तीनों को। अमाउंट क्या है? 175 इसका था, बिजनेस में 160 था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 1080 था। डबली टैक्स इनकम ढूंढने का तरीका देखो, पहले तो आंसर में खोजो, और जिस देश के लिए ले रहे हैं वो देश की इनकम में ढूंढो, और वो देश की सब इनकम डबली ही होती है, लेकिन थोड़ा केयरफुली रहना चाहिए। डबली तो कब, जब इंडिया में भी लग रहा है फॉरेन में भी, और हमने हमारे स्टेटमेंट में लिया, मतलब इंडिया में तो लग ही रहा है और फॉरेन में भी लग रहा है कि नहीं। अब कुछ नहीं बोला है तो फॉरेन की इनकम का तो फॉरेन में तो लगा ही होगा, तो डबली में ले लेते। लेकिन इधर कुछ बोला था एग्रीकल्चर को लेके, ये एग्रीकल्चर फॉरेन में लाइबल नहीं हुई थी, तो सिंगल टैक्स वाली हो गई ना। तो सी, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, है ना। तो ये पीला पीला करके उसको मिटा भी दिया। अभी पीली चीज ये तीन ही है। जोड़ अमाउंट कितना है इसका, कितना है टोटल? तो ये देखो, रेंटल इनकम सब टोटल क्या आ गया? 14,15,000 करवा दिया टोटल मैंने, है ना। अब कंट्री वाई के लिए वही तरीके पे ध्यान दो, मैं आंसर के अंदर खोजूंगा और कंट्री वाई को खोजूंगा। और खोजना आसान कब होता है? जब हमने आंसर बनाते हैं कंट्रियों के नाम लिख लिख के बनाए होते। अब कंट्री वाई ढूंढ, मैं कलर चेंज करता हूं, अभी कलर चेंज करना पड़ेगा। ये देखो अलग कलर दिख रहे हैं, ये अलग कलर लिया है थोड़ा। कंट्री वाई, और कंट्री वाई किधर है? कंट्री वाई और एग्रीकल्चर भी कंट्री वाई है। तो देखो कंट्री वाई, कंट्री वाई, कंट्री वाई। अब इन दोनों को डबली का स्टेटस देने के लिए चेक कर लो क्या सही में डबली है। इंडिया में तो शामिल हो रहा है, इंडिया का स्टेटमेंट है, तो इंडिया में तो क्या इन पे फॉरेन पे भी लगा होगा। अब कुछ नहीं बोला है तो फॉरेन में तो लगा ही होगा ना। लेकिन देख लो बाई चांस फॉरेन वाले इनको छोड़ के बैठे होगे तो वो पढ़ लेते। इधर देखो क्या था, तो ये तो सेट ऑफ वेट ऑफ नहीं देता, वो जान दो। इनकम टैक्स हो रही है कि नहीं? अरे ये स्टैट्यूटरी अलाउंस रेंट इनकम में नहीं दे रहे, लेकिन डिडक्शन नहीं दे रहे, लेकिन वहां टैक्स तो लग रहा है ना एचपी इनकम पे। फिर ये लॉस वॉस का नहीं दे रहे, लेकिन पीजीबीबी इनकम पे वहां टैक्स तो लगता ही है ना। लेकिन एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगता है वहां। तो मतलब ये जो हमने चूज किया था ना, ये ब्लू, ये जो कंट्री वाई को, ये सब इंडिया में भी हो रहा है उधर भी हो रहा है, तो डबल डबल आ रहा है। इसके अमाउंट क्या है बताओ? कंट्री वाई का रेंटल ये रहा, और अमाउंट में इंडियन लॉग से ले रहा हूं मैं, यहीं से उठा रहा हूं अमाउंट सब।
कंट्री वाई से पीजीबीपी इतना है, कंट्री वाई का एग्रीकल्चर इनकम इतना है, टोटल मार 175, 2,10,000 और 180, क्या है टोटल? 3 चीज थी ना, 5,65,000 खत्म। एक बार डबली टैक्स्ड इनकम निकालने आ गया ना सक्सेसफुली, ऑलमोस्ट राइट हो गया। दूसरी चैलेंज इधर आ सकती है फॉरेन रेट निकालने में। इंडिया का रेट तो आसानी से आ जाता है, उसमें इंडिया का रेट कैसे निकालते हैं? एकदम फाइनल जो टैक्स का अमाउंट है सेस के बाद वाला डिवाइड बाय एकदम फाइनल वाली इनकम। अपना एकदम फाइनल टैक्स तो इतना, एकदम फाइनल इनकम कितनी थी 37 लाख, तो डिवाइड करके परसेंटेज निकालो, 16.98% आज आ गया। तो ये देखो 16.98% इधर लिख दिया, इधर भी लिख देता हूं एवरेज इंडियन रेट। अब एवरेज फॉरेन रेट कैसे निकालना है? फॉरेन रेट के एवरेज की मगजमारी कब होती है? जब फॉरेन में कोई सिंगल रेट नहीं, अगर फॉरेन में एक सिंगल रेट होता ना तो एज इट इज ले सकते। जैसे ये देखो, यहां देखोगे ना कंट्री वाई में ना कुछ मगजमारी नहीं है, एक सिंगल 27% का फ्लैट रेट है। तो कंट्री वाई का एवरेज रेट तो जो है वही है। ये देखो 27 था ना, ये देखो कंट्री वाई देख किधर लिख रहा हूं, इधर देख क्या दिख गया, 27% आएगा। ये सिंपल हो गया क्योंकि सिंगल रेट है वहां पर। लेकिन किस फॉरेन कंट्री में गड़बड़ है? कंट्री एक्स में, उधर अलग अलग स्लैब्स वगैरह है, तो अपने को पूरा डिटेल वर्किंग करना पड़ेगा। डिटेल वर्किंग मतलब कैसे निकालेंगे बताओ? ये एवरेज फॉरेन रेट का भी फॉर्मूला क्या है? टोटल फॉरेन टैक्स एज पर फॉरेन नियम, फॉरेन नियम अपॉन टोटल फॉरेन इनकम एज पर फॉरेन नियम, प्योरली एज पर फॉरेन लॉ। तो करो वर्किंग ट्राई। फॉरेन में स्लैब रेट सिस्टम है ना, लेकिन स्लैब रेट भी पहले टोटल इनकम तो निकालो फिर आते। इंडिया में भी स्लैब रेट कब लगाते हैं? पहले सारी इनकम को जोड़ते फिर स्लैब वाइज जाते। तो स्लैब रेट लेना, लेकिन पहले मैं कंट्री एक्स की सारी इनकमों को जोड़ूंगा, कंट्री एक्स का कंप्यूटेशन करूंगा, फिर स्लैब्स लगाऊंगा। तो बताओ कंट्री एक्स से क्या क्या इनकम आ रही है? कंट्री एक्स से क्या क्या इनकम आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है और एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है। तो इसके अभी पूरा फॉरेन लॉ से कंप्यूटेशन करना है। सी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, लैब रेट फॉरेन का लगाऊंगा, लेकिन पहले फॉरेन का कंप्यूटेशन तो करूं कि फॉरेन की कंप्यूटेड इनकम को स्लैब वाइज लेना है। अब फॉरेन की कंप्यूटेड इनकम एज पर फॉरेन लॉ, एज पर फॉरेन लॉ, तो सिर्फ फॉरेन में क्या क्या इनकम ये है, इसको मैं एज पर फॉरेन लॉ निकालूंगा। तो फॉरेन में एचपी इनकम का क्या सिस्टम है? कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन का रिवाज है? नहीं बोला है तो नहीं होता है, लेकिन इधर तो बोल भी दिया है, नो स्टैट्यूटरी अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एचपी इनकम, मतलब कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन का रिवाज नहीं है। नहीं है तो वो वाले देश पूरे ग्रॉस अमाउंट को लेके टैक्स मार देते हैं। और अभी मैं पूरा फॉरेन लॉ के हिसाब से चल रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं, फॉरेन की टोटल इनकम कंप्यूट करूंगा, फिर स्लैब वाइज टैक्स निकालूंगा। तो कंट्री, और ये कंट्री एक्स के लिए हो रहा है, कंट्री वाई तो हो गया ना सिंपल, 27% था। तो फॉरेन की इनकम में 2,50,000 हो गया, गिन लो इसको, 2,50,000 आ गया। फिर और क्या है? पीजीबीपी इनकम है। पीजीबीपी में फॉरेन का लॉ देखते क्या, फॉरेन लॉ, अभी मैं फॉरेन लॉ से चल रहा हूं। क्या लिखा है? लॉस फ्रॉम द फर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर बिजनेस इनकम इन कंट्री वाई ओनली, नॉट इन एक्स। बोले एक्स वाली कंट्री में लॉस सेट ऑफ नहीं करने मिलेगा, ठीक है इज्जत करो, अभी फॉरेन लॉ के हिसाब से चलना है। और कंट्री एक्स में सेट ऑफ करने नहीं मिलता तो मत लेना फिर। तो फिर इन लोग इसको घास भी नहीं डाल रहे, मतलब कंट्री एक्स वाले, तो ये पूरा 280 लेना पड़ेगा। रेंट इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देते कि वो तो नहीं भी बोला हो तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का कल्चर तो इंडिया में है ना, नहीं भी बोला तो वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा, समझना चाहिए। और बिजनेस इनकम को सेट ऑफ के बिगड़ लिया क्योंकि वहां सेट ऑफ नहीं देते। अभी फॉरेन लॉ की इज्जत करो। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉरेन में क्या सिस्टम है बोला है,
नहीं बोला तो टैक्स मारते ही होंगे। एग्रीकल्चर इनकम का कंट्री एक्स पे क्या सिस्टम है? ये देखो, कंट्री एक्स में एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है तो मत लो। मतलब कंट्री एक्स ने ये 2.5 लाख की पूरी पिटाई की, लॉस को घास भी नहीं डाला, और ये 280 को पूरा ले लिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ले लिया, एग्रीकल्चर को बोलो एग्जाम कर रहे। तो कंट्री एक्स में कंप्यूटेशन कैसे हुआ होगा? 250, 280, 1080, ये फॉरेन का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हो रहा है एज पर फॉरेन की नियम। होल टोटल क्या आया? 250, अरे क्या हो गया, 250, 280 और ये एग्रीकल्चर तो एग्जाम्प्ट है ना, तो क्या आया बताओ ना। ये देख, रेंट पूरा ले लिया, बिजनेस इनकम में पूरा लॉस को घास भी नहीं डाला इन लोग ने, क्योंकि वहां पे सेट ऑफ का रिवाज नहीं है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कुछ नहीं बोला है, तो नॉर्मल टैक्सेबल यही होगा। और एग्रीकल्चर इनकम को बोलो टैक्स नहीं मार रहे। सी अभी अपने को है ना पूरा फॉरेन लॉ के हिसाब से आना चाहिए। ओके, फिर वहां की टोटल इनकम देखो क्या है, पढ़ो क्या लिखा है, एज पर फॉरेन लॉ, और इस पे टैक्स निकालना है एज पर फॉरेन के स्लैब रेट। फॉरेन के स्लैब रेट कैसे है? 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख के बीच में जो इनकम है उस पर 15%, और 6 लाख के ऊपर जो उस पर 22%। तो ये स्लैब रेट लगा लो, ठीक है, वो तो निकाल लेंगे कोई भी। फॉरेन स्लैब रेट देखो लिखा है, फॉरेन स्लैब रेट्स इतना आ गया। फिर फॉरेन का टैक्स अपॉन फॉरेन की इनकम, फॉरेन का परसेंटेज आ गया। ये देखो, ये दोनों को डिवाइड करके मैंने इधर दिखा, इधर देखो, इधर नजर रखना, इधर ये देखो 16.596% आएगा, ये फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम डिवाइड करके। फिर ये इधर आ जाएगा, कितना आया था? 16.596। फिर विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से छोटा कौन? 16.98 के 16.59? 16.59। ओके, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय डबली टैक्स्ड इनकम, तो कितना आ गया? 234,833। फिर कंट्री वाई में क्या है? 27% और 16.98 में विच इज लेस क्या है? 16.98। तो 16.98 इंटू डबली टैक्स्ड इनकम, तो ये आ गया कंट्री वाई का रिलीफ। फिर दोनों रिलीफ को जोड़ दो, कंट्री एक्स कंट्री वाई दोनों की रिलीफ का टोटल क्या है? टोटल रिलीफ 330,770, 330,770, 330,770, 330,770 इधर आ जाएगा, 330,770। तो ये अपना टैक्स पेबल आ गया, खत्म। सी ये सम है ना इंस्टीट्यूट के सोर्स में से लिया है, और ये सम को देख के ना लोगों का रिएक्शन क्या, बहुत टफ था। ये आरटीपी का सम है, टफ था। मेरे को बताओ क्या टफ था? मैं हर सम को है ना एक ही स्टाइल में सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ यूनिक नहीं है। ओके, खाली है ना मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा बच्चे लोग को है ना फॉरेन में ये होता है वो होता है उसमें घूम जाते हैं। फॉरेन लॉ का ध्यान किधर देना है बताओ? फॉरेन रेट निकालते टाइम, अगर नो डट्टा का सम हुआ तो, और यस डट्टा वाला सम है तो एक्चुअल, बस उधर ही काम आता है। उधर पूरा रिस्पेक्ट करना फॉरेन लॉ को, बाकी सारी जगह पे अपने को इंडियन लॉ के हिसाब से चलना है। ओके, तो ये था। तो फिर ये क्वेश्चन 8 था। तो अभी उसकी इच्छा क्या है सर? एक ऐसा भी होना चाहिए, एक कंट्री में डट्टा है एक में डट्टा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आपकी इच्छा पूरी होगी। अभी अगला क्वेश्चन देखो कैसा है, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये सम भी सॉल्व करूंगा ना, सॉल्व करने लगे कुछ भी नहीं है होने के बाद। लेकिन ये देखो इसका हुलिया एक बार देखना प्लीज। ये दिख रहा है इधर, कुछ डेंजरस नहीं लग रहा है? ये देख, इधर डेंजरस नहीं लग रहा है, इधर देख, ये सम का पार्ट है। ये सब थोड़ा डरावना लगेगा बच्चों को, लेकिन सॉल्व करने के बाद लगेगा कुछ भी नहीं है। ये सब मैंने खास लिया ही क्यों है? इसका रूप रंग डरावना है। सॉल्यूशन तो मैं अभी जो बार बार एक ही चीज घोट घोट के रिपीट कर रहा हूँ वही चीज रिपीट करने वाला हूँ। देखो आओ चालू करते हैं।
डबल टैक्स के सम में सबसे पहले चेक करो पूछा क्या है, टोटल इनकम है, नेट टैक्स लायबिलिटी पूछा है। नेट लिखते ही है, नेट मतलब रिलीफ काटने के बाद। और क्या लिखा है, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम। डिफॉल्ट रिजीम लिया है कि उससे ऑप्ट आउट किया है। ऑप्ट आउट मतलब ओल्ड रिजीम है, डिफॉल्ट मतलब न्यू होता है ना, तो ओल्ड रिजीम से करना, याद रहे ओल्ड रिजीम। आओ करते सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है डबल टैक्सेशन का, फिर डबल टैक्सेशन की कहानी खत्म। ये देखो क्या लिखा, मिसेस सुधा शर्मा, एज 61 ईयर्स, बुढ़ी है। और पता है ओल्ड रिजीम में बुढ़ा बुढ़ी का इंपॉर्टेंस है, न्यू रिजीम में ना बुढ़ा जवान सबके लिए स्लैब एक बराबर है, लेकिन ओल्ड रिजीम चल रहा है ना इधर, तो बुढ़े लोग का स्लैब अलग है, अप टू 3 लाख 0%, 3 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर। शी इज मैरिड एंड सेटल्ड इन कैलकाटा। शी इज हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर एंड कंपोजर हु परफॉर्म्स कॉन्सर्ट्स इन इंडिया एंड कंट्री एम। इंडिया में भी परफॉर्म करती है और कंट्री एम मतलब कोई फॉरेन कंट्री होगी। शी विजिट्स कंट्री एम एवरी ईयर ड्यूरिंग द म्यूजिक सीजन इन अक्टूबर टू पार्टिसिपेट इन मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हेल्ड देयर। फिर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर शी परफॉर्म्स कॉन्सर्ट्स इन इंडिया। सी मेरे माइंड में पता क्या चल रहा है, ठीक है ना, पढ़ते मेन इनकम क्या क्या उसकी। जैसे ही इनकमों की लिस्ट देखेगी मैं हेड वाइज क्लासीफाई करना चालू करूंगा। मेरा माइंड फिक्स चल रहा है, सम कुछ भी चलते रहेगा लेकिन मेरा माइंड फिक्स्ड है। डट्टा का सम है ना डबल टैक्सेशन का, मतलब अभी मुझे ना जो भी इनकम दी उससे फिगर आउट करना है किस हेड को पर्टेन करना है, ये मेरे माइंड में चल रहा था। बाकी ठीक है, सम दिया तो इज्जत पूरा उसको पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ लिया ना, ठीक है। अब पढ़ो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स हेल्ड इन इंडिया एंड इन कंट्री एम। हेड वाइज, अरे अपने आंसर में हेड वाइज करना है तो किस हेड में जाएगा ये, पीजीबीपी। पीजीबीपी इनकम फ्रॉम बिजनेस। इंडिया में 10 लाख कमाया और कंट्री एम में, ये सीएमडी क्या होता है, कंट्री एम डॉलर। इन लोगों का स्टाइल है, कंट्री एक्स होती तो सीएक्सडी लिख देंगे, कंट्री एक्स डॉलर। आधे लोग तो उधर ही खो जाते हैं, क्या दे दिया। अरे सीएमडी मतलब कंट्री एम के डॉलर, मतलब ये डॉलरों में अमाउंट दिया 12,245, इतने डॉलर कंट्री एम के उसने कमाए, जो भी ये पीजीबी में आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, टैक्स डिडक्टेड इन, एक से ना एक चीज बताना रहेगा, एक कंट्री एम से डॉलर में इनकम आया ना। अरे क्वेश्चन में जब डॉलरों में पेश किया हो तो अपने को कन्वर्जन कैसे करना होता है बताओ, मैंने तुमको सिखाया था, रूल 115 लगता है। और इसमें सिस्टम क्या है बताओ, सब ईयर एंड रेट, ईयर एंड रेट, ईयर एंड रेट, ऐसे ही रटो ना, सब ईयर एंड रेट से ही करना है, ओके। लेकिन मंथ एंड रेट किस में लेते हैं, मंथ एंड, मंथ एंड, मंथ एंड, सैलरी में मंथ एंड। मंथ एंड मतलब जिस महीने का सैलरी वो मंथ नहीं, प्रीसीडिंग मंथ। कैपिटल गेन भी मंथ एंड, मतलब जब कैपिटल गेन अराइज हुआ उसका प्रीसीडिंग मंथ। और मंथ एंड किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और डिविडेंड पे मंथ एंड रेट है। बाकी सब ईयर एंड रेट से चलता है। और फॉरेन में जो टैक्स भरते हैं ना, वो भी काम क्यों, फॉरेन में तो हमने डॉलरों में भरा होगा और उसको भी कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये देखो फॉरेन में टैक्स कितना भरा है वो भी तो जानना होता है ना। तो वो डॉलरों में भरा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी मंथ एंड रेट, प्रीसीडिंग मंथ। ये देखो इधर लिखा था मंथ एंड रेट। ये तो मैंने बताया था, रिकैप कर लिया। तो बताओ अभी अपने सामने कौन सी इनकम आई है, पीजीबीपी। और पीजीबीपी का सिस्टम क्या है बोल, ईयर एंड रेट। तो ईयर एंड रेट ढूंढ के बता जल्दी, ईयर एंड रेट नीचे दिया है, एक से नहीं, कंट्री एम है, कंट्री एम, कंट्री एम का ईयर एंड रेट चाहिए मुझे, ईयर एंड रेट। तो कितना है 80। कंट्री एम का देख रहा हूं मैं, एंड नहीं देखूंगा, कंट्री एम का तो बात ही नहीं चालू अभी तक। 80 रुपीज और ईयर एंड अपना 31 मार्च 26 है, तो $1 80 रुपीज देना पड़ेगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, $1 80 के हिसाब से कन्वर्जन करना पड़ेगा इसका, ओके। फिर टैक्स डिडक्टेड इन कंट्री एम इन October 25 in respect of income earned by her in country was
2500 CMD, CMD मतलब कंट्री एम डॉलर। बोले ये टैक्स TDS के फॉर्म में काटा था, बोले ये फॉरेन का टैक्स हो गया ना। और फॉरेन के टैक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं? अरे टैक्स पेड का सिस्टम क्या है देखो ना, प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट, प्रीसीडिंग मंथ एंड। तो ये TDS कब कटा था? अक्टूबर में। अक्टूबर 25 के पहले क्या आता है? सितंबर 25। तो सितंबर का रेट देखना, वो भी कंट्री एम। ये देखो कंट्री एम का सितंबर का रेट क्या है? 80 है। ये भी 80 के हिसाब से कन्वर्जन होगा। ओके, $1.80। फिर सी अभी सम देखते नहीं, सॉरी यार इसका क्या करें, कैसे करेंगे? सम को आंदो ना, अपना सिस्टम से सॉल्व करते हो, अपने आंसर सेट होगा। फिर पढ़ो, शी अर्न्स इनकम ऑफ CND बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट ऑफर म्यूजिकल कंपोजिशन इन कंट्री एन। मतलब कंट्री एन से भी उसका वास्ता है, वहां से उसको रॉयल्टी मिली है, और वो 10,000 क्या कंट्री एन डॉलर। टेल मी रॉयल्टी का हेड कौन सा होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लेंगे। सी रॉयल्टी इनकम को कई बार PGBP में भी दिखाते हैं। ओके, मीन्स ये म्यूजिशियन ही है ना, तो कितने लोग बोलते हैं म्यूजिशियन ही है और उसका म्यूजिकल चीज़ों का ही रॉयल्टी है, तो इसको PGBP में भी दिखा सकते हैं और इफॉस में भी दिखा चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। इफ यू वांट यू कैन शो दिस इन PGBP, इफ यू वांट यू कैन शो इट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन ये कितना डॉलर मिला है? $10,000। इसको रुपये में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये एक से इधर कौन सा रूल लगेगा बताओ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ईयर एंड रेट, इसको PGBP में मानोगे तो भी ईयर एंड रेट। ईयर एंड रेट क्या है अभी? ईयर एंड रेट कहाँ का? कंट्री एन का। कंट्री एन ईयर एंड 79, तो $1.79 हो जाएगा। $1 इज इक्वल टू 79। इधर क्या, इधर ये $1.79 के हिसाब से होगा। $1.79। फिर ये क्या लिखा है पढ़ो, रॉयल्टी पेड टू हर एवरी ईयर ऑन 25 मार्च। रॉयल्टी का उसको पैसा कब मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने तो ईयर एंड रेट से ही करेंगे ना। आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS। हाँ, मतलब 25 मार्च को रॉयल्टी मिलता है TDS कट के, मतलब TDS कब कटता है? मार्च में। और टैक्सेस का रूल क्या है? प्रीसीडिंग मंथ एंड। तो मार्च में अगर TDS कटा है तो मार्च का पहले कौन सा महीना आता है? फरवरी। तो फरवरी कंट्री एम का फरवरी ये रहा 78। बाय द वे TDS है कितना? 10%। तो $10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 का TDS है, लेकिन उसको डॉलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मार्च का प्रीसीडिंग फेब, तो फेब का ये 78 हो गया, $1.78। इधर $1.78 चलेगा TDS के लिए, $1.78, बट दैट इज फॉर TDS। फिर in India, she has earned interest income of 4 lakhs from bank FD in her name and 25,000 from savings account। बैंक से ब्याज मिला हुई इंडिया में, तो कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। और पता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनको चाहे बैंक से इंटरेस्ट मिले कि पोस्ट ऑफिस से, उसको पहले इफॉस में शामिल करके 50,000 का डिडक्शन मिलता है। जवानों को खाली सेविंग्स बैंक का मिलता है, जवानों को। ये जवाने की बुढ़ी है मतलब सॉरी सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन लोग के लिए 80 TTA नहीं TTB होता है, और इधर सेविंग्स अकाउंट FD अकाउंट कोई भी अकाउंट हो चलेगा 50,000। बाय द वे इसको मिला कितना इंटरेस्ट है? 4 लाख FD से मिला है, 25,000 सेविंग्स अकाउंट से। तो ठीक है, इफॉस में तो पूरा ही शामिल करेंगे, लेकिन चैप्टर 6 से में 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये 80 TTB आ गया। फिर शी पेस मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मैं डी को पढ़ते ही डी याद आना चाहिए। मेडी क्लेम इंश्योरेंस है ना, कितना भरा? 27,000 खुद की हेल्थ के लिए भरा है।
30,000 अपने पति के लिए भरा है, पति की भी चिंता करती है और पति भी बूढ़ा है, 64 ईयर्स वाला है। और पता है मेडिक्लेम में जनरली क्या 25,000 का डिडक्शन मिलता है, लेकिन अपने को एक्स्ट्रा 25 मिलेगा अगर सीनियर सिटीजन की तरफा है तो 25 तो हक का है, लेकिन ये लोग सीनियर है तो और 25 मिलेगा, तो 50 मिल सकता है। और कुल भरा कितना है खुद का और पति का मिला के 57 है, तो 57 तो नहीं 50,000 तक मिलेगा। तो इधर क्या लिखा देखो मैंने 80D, 80D, अरे किधर गया, गायब हो गया, 80D। फिर एक सेकंड, यस यस सी, ये 80D में क्या है, खुद के लिए बढ़ते वो तो मिलता ही है, पेरेंट्स के लिए बढ़ते उसका अलग से मिलता है। ओके, खुद के लिए बढ़ते उसमें 25,000 है और खुद बुढ़े है तो 25 और मिल जाता है, ये तो खुद के लिए। और पेरेंट्स लोग का भरा तो उसका और इन एडिशन डिडक्शन मिलता है। ओके, ओनली फॉर पेरेंट्स, स्पाउस वाउस का तो सब इसी में आ गया। 80D दो, एक मेन मेरा स्पाउस का, बच्चों का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स लोग का। खुद का स्पाउस का डिपेंडेंट चिल्ड्रन का 25 है, लेकिन बुढ़े बुढ़े है तो और 25 एक्स्ट्रा मिलेगा। और पेरेंट्स का अलग से, पेरेंट्स का भी 25 ही मिलता है, लेकिन पेरेंट्स बुढ़े है तो 25 और, ऐसा वो 80D में। ओके, हाँ, नहीं 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 नहीं, इधर इसका डाउट है देखो, 80TTA को लेके। सी 80TTA ना वो जवानों के लिए ही है, और 80TT भी बुड्ढों के लिए। अभी इंसान या तो जवान होगा बुड्ढा एक ही चीज होगा ना, तो जवान है तो TT है, लेकिन ये जवान नहीं है तो TT भी मिलेगा। ओके, मतलब तो इधर 80TT भी आ जाएगा। ओके, यस, अगर इसने अपने माँ बाप के लिए भरा होता ना, पेरेंट्स के लिए, तो ये लोग बुढ़े तो माँ बाप तो पक्के बुढ़े होंगे ना, तो उसका अलग से 50 मिल जाता है ना, वो अलग होता है। डबल टैक्सेशन के सब में लोग चैप्टर 6 से पूछते हैं, उनको मजा आता है। अपने क्या चैप्टर 6 से 80D 80U वगैरह को निगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन पता है उल्टे का फाइनल सेम है ना, 80IA वगैरह को कम पूछ के 80D वगैरह जो इंटर में पढ़े हो पूछते हैं, और पूछने का उनको मौका इधर ही मिलता है डबल टैक्सेशन के सम्स में। तो बाकी जो सम्स होता है वो तो क्या कॉर्पोरेट एंटिटी का होता है ना, इंडिविजुअल टाइप लोगों का सम डबल टैक्सेशन में बनाते हैं, तो द न्यू रिजिम को मस्त में टेस्ट करते हैं, चैप्टर 6 से टेस्ट करते हैं लोग। और सैलरी का भी नॉलेज इधर ही टेस्ट कर, क्योंकि सैलरी एज सच सिलेबस में है ही नहीं फाइनल में, लेकिन थोड़ा बहुत सैलरी का स्टैंडर्डाइजेशन का नॉलेज वगैरह इधर ही टेस्ट कर लेते हैं लोग। फिर ये देखो 1,50,000 PPF में डाला है, वाओ 80C मिलेगा, और उससे 5 साल का FD बना है। पता है 5 साल का FD बनाते हैं ना तो उसमें भी 80C मिलता है, लेकिन उसने अपने बेटे के नाम पे बनाया है, वो नहीं चलेगा। तुमको पता है जो लोग मुझसे चैप्टर 6 से पढ़े हुए ना मुझसे, उनको पता है 80C में मेरा एक कीवर्ड था, लम पेंटर्स। लम पेंटर्स में अगर पैसा लगाते हैं ना तो 80C मिलता है, और ये सारी इन्वेस्टमेंट है ना खुद ही के नाम पे होने चाहिए, लेकिन 3 जगह 3 जन चलते हैं। LIC प्रीमियम हो गया, यूलिप हो गया, PPF, ये 3 रट लो, ये खुद के नाम पे भी चलेगा, स्पाउस के नाम पे, बच्चों के नाम पे भी चलेगा। 3 जगह 3 जन, 3 जगह 3 जन, ऐसे 80C के लिए बहुत जगह हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन बहुत जगहों में से 3 जगह 3 जन का चलता है। कौन सी 3 जगह? LIC प्रीमियम, यूलिप और PPF, ये खुद का, स्पाउस का, बच्चों का चलेगा, लेकिन LIC PPF और यूलिप ना, ये तो बैंक FD है, ये बेटे के नाम पे नहीं चौल बे। और बाय द वे 5 ईयर की FD
अलाउड है। जो मुझसे पढ़े उनको मेरा कीवर्ड पता हो, लंपेंटर्स। लंपेंटर्स में टी था, टी, टर्म डिपॉजिट विद बैंक 5 years और मोर। तो ऐसे मस्त लग रहा है, लेकिन बेटे के नाम पे नहीं चलेगा, खुद के नाम पे मिलेगा। लेकिन वैसे ही 1,50,000 पीपीएफ में एग्जॉस्ट हो गया ना, एटीसी में मिल के क्या ही मिल जाएगा 1,50,000। तो 1,50,000 तो पीपीएफ में डालने से मिल गया। तो ये 5 year की एफडी का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन ठीक है, खाली मैं नॉलेज दे रहा हूँ कि खुद के नाम पे एफडी होना चाहिए। और ये सब चैप्टर 6 से को हम लोग इज्जत क्यों दे रहे, क्योंकि ओल्ड रिजीम से सॉल्व करना है। देख, तुम लोग ध्यान से पढ़े नहीं थे, इधर लिखा था ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजीम, है ना। फिर एक कन्वर्जन रेट्स दिया हुआ है, वो तो हमने यूज कर लिया जिधर जिधर चाहिए था। ये पढ़ो ना मेन, इंडिया इज नो डट्टा बट इट हैज डट्टा विद कंट्री एंड। तो एक देश में डट्टा है, एक में नहीं है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। जिधर अपना डट्टा है उधर ये फॉर्मूला से करेंगे, और जिधर डट्टा नहीं है उधर ये फॉर्मूला से करेंगे। ओके, तो बस। और हाँ, बाद में इन लोगों ने ना ये दुनिया भर की कहानी दी है, कुछ डट्टा का कुछ एक्सट्रैक्ट दिया है, ये कुछ काम का नहीं है। फिर भी मैं पढ़ के बता दूँ तो क्या बोल रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया और कंट्री एन का जो डट्टा है ना, उसके कुछ प्रोविजंस दिए हुए। और इंडिया और कंट्री एन क्यों, क्योंकि कंट्री एम के साथ तो डट्टा है भी नहीं ना, लिखा था ना अभी पढ़े, कंट्री एन के साथ है। और वो डट्टा के प्रोविजंस दिए हुए, क्या लिखा है पढ़ो, ये पढ़ो, रॉयल पढ़ो जरा एक बार। रॉयल्टी एंड फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज arising in contracting state and paid to a resident of other contracting state may be taxed in other state। इसका मतलब क्या है सुनो, कि हर देश में रूल है, बंदा जिस कंट्री में रहता है ना, उसको बोलते हैं कंट्री ऑफ रेसिडेंस। उनका फंडामेंटल राइट होता है टैक्स मारने का। सोर्स कंट्री को राइट हो सकता, नहीं हो सकता, डट्टा में लिखना पड़ता है। डट्टा में इन लोग टैक्सिंग राइट्स लिखते हैं। तो सी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में रहता हूं, तो मेरे लिए कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया है, और मेरी इनकम अगर सिंगापुर से आ रही है तो वो सोर्स कंट्री हो गया। तो पूरे वर्ल्ड में रूल है, जहां बंदा रहता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस को तो टैक्सने का राइट होता ही है। सोर्स कंट्री को राइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डट्टा में लिखते हैं। और अगर सोर्स कंट्री को भी राइट है तो हाई राम डबल टैक्स हो गया। और इधर ऐसा ही लिखा है, देखो ये दो रॉयल्टी के साथ क्या हो रहा है, देखो रॉयल्टी अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड पेड। अराइजिंग मतलब जिधर अराइज हो रहा है, मतलब सोर्स कंट्री है। रॉयल्टी जिस देश में अराइज हो रही है, एंड पेड टू अ रेसिडेंट ऑफ अदर स्टेट, मतलब ये दूसरा कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, मे बी टैक्स्ड इन दैट अदर स्टेट, मतलब सोर्स कंट्री में भी टैक्सेबल है। इन शॉर्ट इन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, रॉयल्टी दोनों जगह टैक्सेबल है। एक जगह तो टैक्सेबल है ही, दूसरी जगह के लिए क्या है, मे बी टैक्स्ड इन दैट अदर स्टेट। अरे डट्टा का लैंग्वेज होता है, मतलब इट कैन बी टैक्स्ड इन अदर स्टेट, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो टैक्स लगेगा ही, अदर स्टेट में भी लगेगा। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलो तो शिरीष को इंडिया में तो टैक्स लगता ही है, सिंगापुर से आया तो उधर भी टैक्स लगेगा। तो हाय राम, मैं तो डबल टैक्स से मर जाऊं, तो मर रहा हूं तभी तो रिलीफ मिल रही है। अरे मतलब इन लोग क्या कह रहे हैं कि रॉयल्टी बेचारी मर रही है डबल टैक्स की पीड़ा में। ये कौन सी रॉयल्टी है, देख कंट्री एन से रॉयल्टी आया ना, तभी तो रिलीफ लेंगे। बाई चांस ऐसा बोला होता डट्टा में कि जहां हम रहते हैं वहीं टैक्स लगेगा, सोर्स कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा, तो डबल टैक्स हुआ ही नहीं, तब रिलीफ मत लेना। रिलीफ कब लेते हैं, जब इनकम डबली टैक्स होती है तो। और इधर डबली टैक्स हुआ कैसे मालूम पड़ रहा है, लिखा है ना, इट मे बी टैक्स्ड इन अदर स्टेट। जहां हम रहते हैं वहां तो टैक्स लगेगा, अदर स्टेट में भी लगेगा, और दोनों जगह लगेगा, तभी तो डबल टैक्स की पीड़ा है। और डबल टैक्स की पीड़ा है तो रिलीफ मिलेगी, और डट्टा होता है तो रिलीफ इज अंडर सेक्शन 90। तो इसका कुछ रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि डबल टैक्स हो रहा है। इसका इंपॉर्टेंस तो कब बता लूँ मैं, अगर यहाँ कुछ ऐसे अल्फाज लिखे होते जिससे बच्चों को महसूस होता
यार एक ही देश में टैक्स लगने वाला है, दूसरे देश में नहीं लगेगा तो डबल टैक्स हुआ ही नहीं, तो फिर रिलीफ विलीफ मत लेना, वो रिलीफ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि डबल टैक्स हुआ ही नहीं ना वो। फिर एलिमिनेशन, मतलब अब ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि अगर डबल टैक्स हुआ है तो एलिमिनेट भी हो जाएगा। अब वो एलिमिनेट क्या होगा वो लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है, डबल टैक्स को एलिमिनेट करना अपने को आता है। मैं सिखाया ना डबल टैक्स कैसे एलिमिनेट होता है। जब दो देशों के बीच में डट्टा होता है तो डबल टैक्स ऐसे एलिमिनेट होता है, इस फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला को इन लोग ने इंग्लिश में पेश किया है। यही जो फॉर्मूला है ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसको पूरा इंग्लिश की लैंग्वेज में पूरा फ्रेम करके पैराग्राफ बनाया है इन लोग ने। ये मत रीड करो, चलेगा। ओके, तो इन शॉर्ट इन लोग ने डट्टा के दो आर्टिकल दिए। एक आर्टिकल क्या बोल रहा है, रॉयल्टी डबल डबल टैक्स होने वाली है और होगी तो उसका डबल टैक्सेशन का एलिमिनेशन कैसे करना है उसका भी प्रोविजन दिया है। लेकिन तुम लोग पढ़ोगे तो पढ़ के ऐसी फीलिंग आएगी कि ये फॉर्मूला कोई इंग्लिश में पेश कर दिया इन लोग ने। ओके, इन शॉर्ट इसका कुछ रेलेवेंस नहीं है अभी, लेकिन क्या पढ़ाने वाला ऐसा बोल बोल के हिम्मत देता लगता है, अकेले एग्जाम में सोच रहे होते हैं तो घबरा ही जाते कि क्या करूं। लेकिन क्या एग्जाम अपनी गट फीलिंग से चलना चाहिए, कभी कभी सोचना शायद फालतू में ही दिया होगा, ऐसे गट फीलिंग से आगे बढ़ो। ठीक है, डबल माइंड रहता है, नहीं नहीं कुछ होगा कुछ होगा, कभी लगता है नहीं कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा गट फीलिंग से आगे बढ़ना चाहिए भगवान का नाम लेके। ओके, हाँ बोलो चलो। एक सेकंड सुनो, इसका डाउट एटी क्यू क्यू बी को लेके है। एटी क्यू क्यू बी, ये रॉयल्टी किससे मिला है उसको, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन से मिला है ना उसको, है ना। और रॉयल्टी का एटी क्यू क्यू बी कब मिलता है, जब वो रॉयल्टी बुक से आई है। हाँ, पेटेंट रॉयल्टी भी होता है, पेटेंट रॉयल्टी का एटी आर आर भी है, पेटेंट रॉयल्टी का एटी आर आर भी है, और एटी आर आर भी पेटेंट रॉयल्टी है, तो शायद ये पेटेंट ओरिएंटेड हो सकता है। कॉपीराइट पेटेंट इट्स एक बराबर, लेकिन उसके लिए कंडीशन है पेटेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर पेटेंट एक्ट 1970। एंड अगर फॉरेन से रॉयल्टी आता तो उसको इंडिया में लाना पड़ता है। यहाँ ऐसा बोला है कि इंडिया में लेके आई है, नहीं, फॉरेन की रॉयल्टी फॉरेन में पड़ी होगी, फॉरेन में ब्रॉट इन इंडिया ऐसा दिया होगा तो करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में इसको इंडिया में ब्रॉट किया वो नहीं अज्यूम किया है। अरे एटी आर आर भी कब आता है पहले तो बताओ, पेटेंट की रॉयल्टी होनी चाहिए। तो यू कैन कॉल दिस कॉपीराइट इज काइंड ऑफ अ पेटेंट, बट इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर पेटेंट्स एक्ट। अपने को ये नहीं पता ना कंट्री एम में, तो शायद उसने वही रजिस्टर किया होगा। कंट्री एम का म्यूजिकल कॉम्पोजिशन लिखा है ना, कॉपीराइट ऑफर म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इन कंट्री एन, तो वहां कुछ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन किए होंगे तो शायद उधर रजिस्टर्ड होगा। और एटी आर आर बी कब मिलता है, पेटेंट शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर पेटेंट एक्ट 1970, और जो भी फॉरेन से रॉयल्टी आती है इट शुड बी ब्रॉट इन इंडिया विद इन 6 मंथ्स। लेकिन वो इधर सेट होता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसा हुआ तो थोड़ा ऑब्वियसली देंगे, तो उस कारण से हम लोग इसको एटी आर आर बी में नहीं ले रहे। चाहिए तो नोट डाल देना कि सिंस द म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस आर ऑफ कंट्री एंड मे बी दैट पेटेंट इज रजिस्टर्ड इन फॉरेन लॉ, एंड इवन उसके इंडिया में भी रजिस्टर्ड, तो ब्रॉट इन इंडिया के बारे में कुछ बोला नहीं है। ओके, तो इसका एटी आर आर बी नहीं ले रहे हम लोग, एटी आर आर बी। फिर मेन रीजन इसका मैं ये ले रहा हूं कि कॉम्पोजिशंस कंट्री एन का है तो उसका फॉरेन में पेटेंट रजिस्टर करवाया होगा, और जो लोग फॉरेन में पेटेंट रजिस्टर करवा के बैठे उन लोग के लिए भारत ने एटी आर आर बी नहीं खोला है। ओके, तो ये था, तो बस सारी मार्किंग होगी। अब क्या करना है, आंसर में क्या क्या आएगा बताओ, आंसर का हुलिया बताओ। 5 एट्स का स्टेटमेंट बनेगा, फिर सटक लटक विनिंग्स बैलेंस। फिर देखो तुमको आंसर का हुलिया ही बता दो, हुलिया देख के थोड़ा अच्छा फील होगा। देखो ये बस, ये खाली जब बचपन में करते थे फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरा फॉर्मेटेड है, इसके अंदर भरना आना चाहिए, भरने आ गया तो सॉल्व हो जाएगा ना यार। फिर इसके बाद ये बनेगा, फिर वर्किंग नोट में क्या आएगा, एक 91 की रिलीफ का वर्किंग होगा और एक 90, तो इस सम में एक कंट्री में डटा है एक में नहीं है,
तो फॉर्मेट तो फिक्स्ड ही है ना। अब चालू करो, सैलरी इनकम है क्वेश्चन में, होती तो दिख जाती, हम तो सम पढ़े ना पूरा, नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी क्वेश्चन में नहीं है। बिजनेस इनकम है कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रही है ना वो, कितना है अभी देखना पड़ेगा बिजनेस इनकम कितना है। इंडिया से 10 लाख आ रहा है और कंट्री एम से डॉलर टर्म में 12,245 है, उसको रुपयों में कन्वर्ट करो, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 हमने पहले डिसाइड किया ईयर एंड रेट। तो इंडिया से कितना आया 10 lakhs और कंट्री एम से कितना आया 12,245 इंटू 80 की है, तो कितना आ गया ये। फिर कैपिटल गेन क्वेश्चन में है नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है क्वेश्चन में है, क्या क्या है बताओ, हमने लिख के रखा है ना सब। एक तो रॉयल्टी को टिका देंगे इफॉस में और उसको बैंक से इंटरेस्ट मिला वो डाल देंगे। रॉयल्टी कहाँ से आया था, कंट्री एन से ना, और देश का नाम लिखना जरूरी है वहां। अरे इधर देश का, जैसे देखो मैं बिजनेस में भी देश का नाम लिखा है। देश का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि तब मैं डबली टैक्स इनकम निकालूंगा तो देश का स्पेसिफिक इनकम ढूंढ ढूंढ के लूंगा। देखो रॉयल्टी 10 या डॉलर था और इंटू 79 क्यों किया, ये तो हमने फिगर आउट कर लिया था ना पहले ही, देखो लिखा था $1.79 नक्की कर लिया था पहले हमने, तो ये आ गया। फिर और क्या है, बैंक इंटरेस्ट है, एफडी और सेविंग्स अकाउंट है, वो तो इंडिया के अंदर ही है, वो तो जो दिया है वहां से कॉपी मारा है पूरा। बस 5 हेड्स लाइन से लिख देना, कोई हेड मिस मत कर देना, ओके। फिर ग्रॉस टोटल इनकम इतना आ गया। चैप्टर 6 से क्या क्या है बताओ। स्टार्टिंग से देखो 80 टीटीबी था, 50,000 80D था, वो भी 50,000 नक्की किया था हमने, सीनियर सिटीजन लोग ये लोग यार। और 80C में 1,50,000। तो 3 चैप्टर 6 से आइटम याद रखना, 3 चीजें देखो, एक तो 80C है और इधर मैंने नोट डाल दिया है 5 ईयर एफडी बेटे के नाम पे वो एलिजिबल नहीं होता है, यार एलिजिबल हो भी आता तो भी अपना 1,50,000 पीपीएफ का उधर ही खत्म हो गया लिमिट। फिर मेडिक्लेम का 50,000 और 80 टीडीबी का 50,000, फिर एनटीआई अपना इतना आ गया। फिर इसके बाद क्या करते, सटाक लटाक विनिंग्स बैलेंस, सटाक लटाक विनिंग्स बैलेंस, तो सटाक नेल लटाक नेल, ये सब कुछ है नहीं, विनिंग्स भी नहीं था, तो सारा इनकम बैलेंस पे चला गया। अब इस पे स्लैब रेट लगाना है, ओल्ड स्लैब रेट के न्यू स्लैब रेट, क्वेश्चन ओल्ड रिजिम से सॉल्व करना है। और ओल्ड रिजिम में ना मैंने शॉर्टकट जरूर बताया था, सुनो शॉर्टकट क्या था, सीधा 30% लेके 187 500 माइनस कर दो, लेकिन शॉर्टकट ओल्ड रिजिम में जवानों के सम में बैठता है, ये बुढ़े आदमी का सम है, और बूढ़े लोग के सम में ना शॉर्टकट नहीं है, चुपचाप स्लैब वाइज करो। और बूढ़ों का ओल्ड स्लैब्स में क्या है, 3 लाख तक 0, 3 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर, वो स्लैब वाइज करना है, वो तुम लोग कर पाओगे, इतने तो होशियार हो ही तुम लोग। तो ये स्लैब वाइज निकाला है मैंने, वो सीनियर सिटिंग के स्लैब के हिसाब से। और सरचार्ज आएगा नहीं, क्योंकि एनटीआई 50 लाख के ऊपर होता है तो सरचार्ज आएगा, सरचार्ज नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन तो आएगा ही। फिर अपना ये आंसर आ गया। अब रिलीफ के लिए देखो मैंने 2 बार क्यों लिखा, एक 91 और एक 90, एक में डट्टा है एक में डट्टा नहीं है। पहले 91 कर लेते, चलो 91 कब होता है, जब डट्टा नहीं है। हमारा किसके साथ डट्टा नहीं है, कंट्री एम के साथ डट्टा नहीं है, लिखा था ना, 2 डट्टा विद कंट्री एम, तो कंट्री एम का कर लेते, पहले कंट्री एम का करो, नो डट्टा। नो डट्टा मीन्स फॉर्मूला क्या है, नो डट्टा मतलब फॉर्मूला ये रहा, डबली टैक्स इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट एवरेज फॉरेन रेट विच इज लोअर, ओके वो हिसाब से करना है। तो एक सेकेंड किधर गया है ना, फॉर्मूला डबली टैक्स इनकम इनटू एवरेज ऑफ इंडियन रेट एवरेज फॉरेन रेट। डबली टैक्स इनकम कैसे निकालते हैं, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, तरीका चाहिए। क्वेश्चन में खोजू के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन किधर गया, ये 5 वेट्स का सॉल्यूशन। इधर जो कंट्री का बात हो रही है वो कंट्री की इनकम को खोजो, कंट्री एम ना, तो ये देखो कंट्री एम, ये रहा कंट्री एम है ना, फिर कंट्री एम है किधर, नहीं है बस एक ही है। तो ये भी चेक करना चाहिए, डब्ल्यू हुआ होगा तो, हाँ इंडिया में तो टैक्स लग ही रहा है, क्योंकि इंडिया के स्टेटमेंट में तो इंडिया में लग रहा है, वहां भी लगा था क्या, कुछ नहीं बोला तो लगा ही होगा ना यार, कभी कभी बोलते
कि वहां के देश वाले दयावान है, मारते ही नहीं टैक्स इस पे, तो डब्ली होता ही नहीं ना। डब्ली होने के लिए इंडिया के स्टेटमेंट में तो आया ही है, फॉरेन में भी आया था कि नहीं, वो चेक कर लेना चाहिए। कुछ नहीं बोला तो फॉरेन की इनकम पे तो फॉरेन में लगा ही होगा ना, तो डबल डबल है। इनफैक्ट टीडीएस भी काटा ऐसा बोला है तो लगता ही है ना, तो डब्ली में आएगा और इतना आएगा 979,600। एक ही है, सिंपल हो गया ये तो। ये देखो 979,600। फिर एवरेज इंडियन रेट कैसे निकालेंगे? एकदम फाइनल वाला टैक्स डिवाइड बाय एकदम फाइनल वाली इनकम, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो एकदम फाइनल वाला टैक्स अपॉन एकदम फाइनल वाली इनकम, तो 24.489% आ रहा है। फिर एवरेज फॉरेन रेट, फॉरेन में टैक्स की रेट क्या है? फॉरेन में रेट क्या है? दिया नहीं यार, फॉरेन में रेट नहीं दिया है। फॉरेन में टीडीएस कितना कटा है वो दिया है, अमाउंट दिया, रेट ही नहीं दिया है, तो निकालना पड़ेगा। और अपने पहले इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो फॉरेन में टैक्स कितना लगा है, अरे पहले डू एग्री, फॉरेन पहले ये मान के इन लोग ने फॉरेन का परसेंटेज दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। वो निकाल सकते हैं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फॉरेन में इतना टीडीएस है और फॉरेन में हमारी इतनी इनकम है। डॉलरों के टर्म्स में देखोगे ना, $2,500 का टैक्स था और 12,245 का डॉलर का इनकम था। लेकिन इसको पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, तो ये $1.80 का है, ये भी $1.80 का है, कन्वर्ट कर लो। फिर परसेंटेज क्या आ रहा है? 20.4, जो भी आ रहा है वो परसेंटेज आ गया। ये देखो, नहीं बट वो इधर रेट ऑफ एक्सचेंज कैन डिफर ना। इधर तो क्या है, तुम लोग इसको डायरेक्टली भी डिवाइड करते तो परसेंटेज आ सकता था, बट रेट ऑफ एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस है ना। इधर क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज सेम ही है, तो ये अपन ये डायरेक्टली करोगे तो भी वही आ रहा है ना। और कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करके कर लेना चाहिए, कन्वर्ट करके। ओके, कन्वर्ट करके किया तो क्या आ गया? ये दो कन्वर्ट करके $2,500 इंटू 80 और डिवाइड बाय इनकम 12,245 इंटू 80, कन्वर्ट करके परसेंटेज क्या आ रहा है? सीधा कन्वर्ट किए बिगर भी हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज हमने सेम 80 ही सिलेक्ट हुआ है कोइंसिडेंटली। जबकि रूल क्या है मालूम है ना, ये ईयर एंड रेट से होता है और टीडीएस तो प्रीसीडिंग मंथ एंड रेट से होता है। ओके, और रेट ऑफ एक्सचेंज में भी डिफरेंट। तो 20.416 आ गया। फिर एवरेज इंडियन रेट एवरेज फॉरेन रेट में छोटा कौन सा? ये रहा, मल्टीप्लाई बाय डब्ली टैक्स इनकम। सब सम एक ही तरीके ही है। इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 2 लाख आ गया, तो 2 लाख की रिलीफ है। ये आ गया सेक्शन 91 वाला रिलीफ, देख लो 2 लाख। अब रिलीफ अंडर 90 किसके लिए? और यस डट्टा, डट्टा है तो फॉर्मूला क्या है? वही डब्ली टैक्स इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट कंपेयर विद एक्चुअल फॉरेन टैक्स का एक्चुअल अमाउंट फिर विचर इज लोअर। ओके, तो सी ये फॉर्मूला ही पहले पेश कर देता हूं मैं। इधर देखो, देखो बच्चों, फॉर्मूला पेश किया इधर सामने। हाँ, डब्ली टैक्स इनकम इनटू एवरेज इंडियन रेट और एक्चुअल टैक्स पेड इन फॉरेन। सी अपना फॉर्मूला जाओ, फिर वो हिसाब से आगे बढ़ो। मतलब डोंट गो एज पर द सम, गो एज पर द सिस्टम। ये सिस्टम डाल दिया, अब ढूंढो डब्ली टैक्स इनकम। डब्ली टैक्स इनकम कैसे ढूंढते? क्वेश्चन में तलाशेंगे कि सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन, तो चलो 5 के सॉल्यूशन में कंट्री एन के ऊपर टारगेट अपना ना, तो कंट्री एन ढूंढ, कंट्री का नाम लिख के रखते तो ढूंढना इजी होता है। कंट्री एन है क्या? ये रहा, एक अलग कलर देता हूं, ये रहा। बस एक इकलौती इनकम में कंट्री एन से आई हुई ये, बट ये भी डबली होना चाहिए। इंडिया में तो टैक्स हो रहा है, वहां भी लगा था क्या? अब लगा ही होगा, वहां से इनकम है तो लगा ही होगा, टीडीएस वीडीएस भी कटा है उधर, तो ये डबली टैक्स हो रहा है ना, तो ये डबली टैक्स इनकम हो गया। कितना है? 7 लाख
90,000। तो ये देखो डबली टैक्स्ड इनकम 7,90,000। एवरेज इंडियन रेट तो निकाला ही है ना हमने, इधर ही निकाल लिया था 24.489। वही एवरेज रेट मतलब फाइनल टैक्स अपॉन फाइनल इनकम जो थी ना वो। तो अपना आंसर क्या है, 193,463 आएगा। फिर एक्चुअल टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री एन, तो हमने एक्चुअली टैक्स कितना भरा है, 10% TDS की तरह भुगता है टैक्स। 10%, 10,000 का कितना होता है 10%, 1,000 और ये मार्च में था, तो उसके पहले कौन सा महीना था, फेब का कुछ $1.78 था। चेक करा दे तो भरोसा नहीं तो ये देखो $1.78 था, बराबर है ना। तो कितना हो गया, 10% TDS $1,000 है, $1,000 इंटू 78 करो, $1,000 इंटू 78 कितना आ गया 78,000। फिर इन दोनों में से विच इज लेस क्या है 78,000, तो ये हो गया रिलीफ अंडर सेक्शन 90। तो अपना टैक्स कितना आ गया फाइनल पेएबल। और लास्ट में 115 है, 15 है तो आगे बढ़ो, 15 को 20 कर दो तो 120 हो गया है। तो ये था।